सी 421, 421। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, अभी भी पर्याप्त नहीं, अधिक सामग्री की आवश्यकता है। मुझे और सामग्री दो। दाओ एक राक्षस की तरह दहाड़ रहा था, मानो अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो वह लिन शेन को जिंदा ही खा जाता। लिन शेन ने पहले ही सभी नई सामग्रियों को गलाने वाली भट्टी में डाल दिया था और वह केवल असहाय होकर दाओ से कह सका, कोई नई सामग्री नहीं बची है। उन टुकड़ों को अंदर फेंक दो, उन्हें पिघला दो। दाओ ने क्रूरता से गुर्राहट के साथ कहा। लिन शेन के पास उन रद्दी चाकुओं को पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन क्योंकि चाकू बहुत भारी थे, वह एक बार में केवल एक को ही भट्टी में खींच सकता था। दाव सामग्री को मोड़ता और गढ़ता रहा और रक्त लाल सामग्री के टुकड़ों को हथौड़े से तोड़ने के बाद वह उन्हें एक साथ रखता और फिर से हथौड़े से पीटता। ये प्रक्रिया अत्यंत नीरस एवं लंबी थी। लिन शेन ने भट्टी का मुंह खोल दिया, जिससे धातु बाहर निकल गई, ठंडी होकर ब्लॉकों में बदल गई और फिर प्रत्येक ब्लॉक को दाव के पास ले जाया गया। ये सभी पुनः पिघलाई गई सामग्रियां थीं, क्योंकि कोई नई सामग्री नहीं बची थी। दाव को इसकी परवाह नहीं थी, उसने उन पिघली हुई सामग्रियों को हथौड़े से पीटकर रक्त लाल टुकड़ों में बदल दिया। दिन बीतते गए, दाव दिन रात अथक परिश्रम करता रहा, मानो उस पर किसी राक्षस का कब्जा हो गया हो, और वह उग्रता से सामग्री गढ़ रहा था। गुफा में सामग्री कम होती जा रही थी और बैलगाड़ी से प्रतिदिन आने वाली सामग्री इतनी भी नहीं थी कि उससे दांत साफ किए जा सके। यहाँ तक कि सभी रद्दी चाकुओं को भी लिन शेन ने पुनर्निर्माण के लिए भट्टी में डाल दिया था। दाव ने सामग्री को बार बार पीटा और परिष्कृत किया, सामग्री को कई बार संपीड़ित और गढ़ा, लेकिन परिणामी उत्पाद कम होता गया। बस अब कुछ भी नहीं बचा है, लिन शेन ने दाव पर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन दाव उसकी पुकार को अनसुना कर रहा था और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तथा अकेले ही भट्टी पर काम करता रहा। लिन शेन ने दाव को देखा और ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर एक बैंगनी काली आभा उठ रही थी, लेकिन करीब से देखने पर ऐसा लगा जैसे वहां कुछ भी नहीं था। मैं आपकी मदद के लिए और कुछ नहीं कर सकता, लिन शेन केवल खड़े होकर देख सकता था, वह इससे अधिक कुछ करने में असमर्थ था। दाव को अब ढलाई में उसकी मदद की आवश्यकता नहीं थी, स्पष्टतः वह ये काम अकेले ही पूरा करना चाहता था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ दाव द्वारा दिन रात लगातार की जा रही ढलाई के कारण सामग्रियों का विशाल ढेर अब सिकुड़कर एक मानव सिर के आकार का रह गया था। सामग्री का पूरा ब्लॉक रक्त लाल क्रिस्टल जैसा दिख रहा था, जो देखने में पारदर्शी किंतु अपारदर्शी तथा रहस्यमय रूप से भयावह था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि यद्यपि वह पदार्थ स्पष्ट रूप से लाल था, फिर भी उससे बैंगनी काले रंग का प्रकाश निकल रहा था, तथा वही बैंगनी काला आभामंडल दाव के शरीर के चारों ओर मौजूद था। ये काफी है, ये काफी है, इस बार यह काम करना ही चाहिए, ये काम करना ही चाहिए। दाव जुनूनी हो गया था, उसने सामग्री को वापस गलाने वाली भट्टी में डाल दिया। लेकिन इस बार भट्टी उस पदार्थ को लाल गर्म भी नहीं कर सकी, वह ताजे खून की तरह हो गया, मानो अंदर का खून बाहर निकलने वाला हो। दाव ने सामग्री को बाहर निकाला, उसे कार्यक्षेत्र पर रखा और उस पर धीरे धीरे प्रहार करना शुरू कर दिया। अजीब बात यह है कि जिस सामग्री को भट्टी गर्म नहीं कर सकती थी, वह दाव के कम शक्तिशाली हथौड़े के प्रभाव में लचीली हो गई तथा धीरे धीरे विकृत होकर ब्लेड भ्रूण का आकार ले लिया। जैसे जैसे दाव ने हथौड़ा चलाया, उसके और ब्लेड भ्रूण पर बैंगनी काले रंग की आभा अधिक स्पष्ट होती गई, जैसे कि उनके चारों ओर भयंकर लपटें जल रही हों। लिन शेन ने देखा कि कैसे दाव ने ब्लेड भ्रूण को एक प्राचीन चौड़ी तलवार के आकार में बनाया, जो चौड़ी और मोटी थी, आगे की ओर अधिक चौड़ी और पीछे की ओर पतली होती जा रही थी, जैसे कि एक बुरी आत्मा के नुकीले दांत हों। ये भूत के सिर वाला चाकू होना चाहिए, है ना? लिन शेन ने देखा कि दाव ने धातु पर हथौड़ा मारना जारी रखा और चाकू का आकार स्पष्ट हो गया, यह एक भूत के सिर वाला ब्लेड था। भूत सिर ब्लेड का उपयोग प्राचीन काल में दोषी अपराधियों का सिर काटने के लिए किया जाता था, और इसकी भारी जानलेवा आभा के कारण जल्लाद दैवीय शक्ति से इसकी भयंकर ऊर्जा को दबाने के लिए इसे देवताओं के सामने स्थापित कर देते थे। केवल मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों को फांसी देने के दौरान ही ब्लेड को निकाला जाता था। इस समय दाव द्वारा गढ़े गए भूत सिर वाले चाकू में एक दुर्भावना थी जिसे अब मात्र वजन के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। जैसे ही भूत सिर चाकू पूरा होने वाला था, लिन शेन ने अचानक महसूस किया कि पूरी पत्थर की गुफा हिल रही थी, जैसे कि वह टूटने वाली हो। दाव, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आया है, लिन शेन ने दाव पर चिल्लाया। लेकिन दाव ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया,
वह अभी भी भूत के सिर वाले चाकू पर लगातार वार कर रहा था, जैसे उसकी आंखों में उस चाकू के अलावा और कुछ था ही नहीं। चाहे आकाश गिर जाए या ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, कुछ भी उसे उस ब्लेड को पूरा करने से नहीं रोक सकता था। लिन शेन ने अपने दांत पीस लिए और पत्थर की गुफा के बाहर भागने लगा। वह देखना चाहता था कि वास्तव में बाहर क्या हुआ था। धातु के बैल इधर उधर भाग रहे थे, मानो वे किसी बंधन से मुक्त हो गए हों और अब वे बंधे हुए नहीं थे। उन्हें लिन शेन पर हमला करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, वे केवल भागने के लिए भाग रहे थे। जब लिन शेन पत्थर की गुफा से बाहर निकला तो उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसके सामने का पत्थर का पहाड़ वास्तव में बड़ा हो रहा था और पहाड़ों के बीच की दूरी भी बढ़ रही थी। वो पर्वत श्रृंखला जो कभी उसके निकट थी, अब तेजी से उसकी दृष्टि से दूर जा रही थी और पलक झपकते ही ऐसा लगने लगा कि वह हजारों मील दूर है। लिन शेन अपने दिल में बहुत खुश था। उसे अंततः एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सूक्ष्म अमर क्षेत्र ढह रहा है। इस क्षेत्र में कभी छोटी हो चुकी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां अपनी मूल स्थिति में वापस आ रही हैं। लिन शेन का शरीर भी स्पष्ट रूप से पीछे की ओर लौट रहा था और यही बात वज्र बैलों के लिए भी सत्य थी। लेकिन इन विशाल पर्वतों और नदियों के पुनर्स्थापन पैमाने की तुलना में उनके शरीर का आकार स्वाभाविक रूप से बहुत छोटा था। इसलिए उसका शरीर अधिक तेजी से ठीक हो गया, जबकि विशाल पर्वत और नदियां बढ़ी और दूर होती गईं। आसपास के कुछ पहले से दिखाई देने वाले परिदृश्य अब बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। सूक्ष्म अमर क्षेत्र अचानक क्यों ढह रहा है? क्या इसका 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड से कोई संबंध है? लिन शेन आकाश में उड़ गया और जब उसने ग्रह को फिर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने मूल रूप में वापस आ गया होगा। वह जो कुछ भी देख सकता था वह सामान्य दृश्य प्रभाव में वापस आ गया था। अचानक लिन शेन ने वज्र बैल के घोंसले के भीतर से एक बैंगनी काले रंग की सांस को ऊपर उठते हुए देखा, जो धुएं और प्रकाश की तरह दिखने वाले बैंगनी काले रंग के अजीब आत्मा शरीर में परिवर्तित हो गया। जैसे ही वह विचित्र आत्मा प्रकट हुई, सूक्ष्म अमर क्षेत्र का पतन और अधिक गंभीर हो गया तथा आसपास के वातावरण में स्थानिक विकृतियां धुंधली सी दिखाई देने लगी। लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि माइक्रो अमर क्षेत्र अचानक क्यों ढह गया था। दाव द्वारा निर्मित 10 दिशा भूत देव वध ब्लेड उस स्तर तक पहुंच गया था जो ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश को सक्रिय कर सकता था। लेकिन सूक्ष्म अमर क्षेत्र के दमन के कारण ब्रह्मांडीय या इंद्रधनुष प्रकाश प्रकट नहीं हुआ था। इस शक्ति के कारण सूक्ष्म अमर दर्पण भी ध्वस्त हो गया। एक बार जब सूक्ष्म अमर क्षेत्र ध्वस्त हो गया तो 10 दिशाओं के भूत देव वध करने वाले ब्लेड की आभा को दबाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी और ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश को बुलाया जाने वाला था। हालांकि इससे पहले कि ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश को जगाया जा सके, घोंसले के ऊपर मदराता हुआ विचित्र आत्मिक शरीर अचानक हवा में गायब हो गया। जो स्थान विकृत होना शुरू हो गया था वह सामान्य हो गया और कांपती धरती शांत हो गई। वज्र बैल बिना पीछे देखे सभी दिशाओं में भाग गए, पर्वत श्रृंखलाओं की ओर दौड़ पड़े और उनमें से एक भी पीछे नहीं बचा। ब्लेड खत्म हो गया है। दाव गुफा से बाहर आया। उसके हाथों में बैंगनी लाल भूत सिर वाला चाकू था और वह उत्साह से कांप रहा था। हालांकि वह बहुत मजबूत था और घोस्ट हेड चाकू उसके हाथों में ठीक लग रहा था, लेकिन ज्यादा बोझिल नहीं लग रहा था। बधाई हो, आपकी इच्छा अंततः पूरी हो गई, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आपके पुनर्जन्म की राख के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप वास्तव में मेरे लिए भाग्यशाली सितारे हैं। आपके बिना मुझे डर है कि मैं अपने जीवनकाल में कभी भी इस 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड को बनाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। दाओ ने दिल खोलकर हंसते हुए पुनर्जन्म की राख को लिन शेन को वापस फेंकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये लो, मैं आपका एक एहसानमंद हूँ। बस अपना अनुरोध बताए। मेरे लिए एक ब्लेड बनाओ। 10 दिशाओं वाला भूत देवता वध करने वाला ब्लेड नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की अंतर्दृष्टि से तैयार किया हुआ ब्लेड, लिन शेन ने कहा। जरूर, इसमें कोई समस्या नहीं है, दाओ ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया और तुरंत सहमति व्यक्त की। हालांकि दाओ को जल्द ही एक कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने सभी रक्त पैटर्न वाले सोने के सार का उपयोग कर लिया है, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी स्क्रैप नहीं बचा है। अब जब माइक्रो अमर क्षेत्र ने अपना प्रभाव खो दिया है तो उन विशाल पहाड़ों और नदियों से रक्त पैटर्न वाले सोने के सार को निकालना आसान नहीं होगा। इसके अलावा मैंने इन सभी वर्षों के बाद रक्त पैटर्न वाले सोने के सार की सीम को लगभग समाप्त कर दिया है। अगर मैं कुछ और भी ढूंढ भी लूं तो भी यह निश्चित रूप से 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड के बराबर एक और ब्लेड बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
मुझे ऐसे शक्तिशाली ब्लेड की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वास्तव में मुझे ऐसा एक दिया तो मुझे डर है कि मैं अब इसे उठा भी नहीं पाऊंगा। लिन शेन ने कुछ सोचा और गुफा में भाग गया। दांव की ब्लेड बनाने वाली गुफा में वापस आकर लिन शेन ने भट्टी का गेट खोला और पाया कि धातु की एक भी बूंद बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस एक भाला बनाने के लिए काफी है। अगर नहीं तो एक खंजर भी काफी होगा। लिन शेन ने अपने पास रखे लोहे के हुक स्टाफ को उठाया और भट्टी के अंदर घुसाना शुरू कर दिया ताकि कुछ और धातु निकल सके। लिन शेन ने 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड की ढलाई देखी थी और जानता था कि उसमें कितनी सामग्री पिघली थी। उस ब्लेड का वजन वह नहीं उठा सकता था, उसे उठाना अपने आप में एक सवाल था। वह बस एक सामान्य रक्त पैटर्न वाला स्वर्ण सार ब्लेड चाहता था, ज्यादा मजबूत नहीं, प्रयोग करने योग्य ही काफी था, और कम से कम वह कुछ ऐसा चाहता था जिसे वह उठा सके। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद लिन शेन केवल थोड़ी सी धातु ही निकाल पाया, जो कि एक चम्मच बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। ब्लेड बनाने की तो बात ही छोड़िए। अपना प्रयास व्यर्थ करना बंद करो, अंदर की सामग्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दाओ आया और बोला, चिंता मत करो, मुझे कुछ और रक्त पैटर्न वाले सोने के सार को निकालने का तरीका पता लगाने दो, और फिर मैं तुम्हारे लिए एक ब्लेड बनाऊंगा। लिन शेन ने कुछ और बार टटोला। जैसे ही उसे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, उसे लगा कि उसने किसी चीज पर हाथ मारा है। ये धातु नहीं थी, ये ठोस लेकिन कुछ हद तक नर्म लग रहा था। जिज्ञासा से भरे हुए लिन शेन ने जल्दी से उस चीज को बाहर निकाला। वह पत्थर के गड्ढे में गिर गया और लिन शेन ने देखा कि वह पदार्थ का एक टुकड़ा था जिसे लाल गर्म किया गया था लेकिन पूरी तरह से पिघला नहीं था। ये पदार्थ रक्त प्रतिरूपित स्वर्ण सार से भिन्न था। लाल गर्म अवस्था में इसके भीतर सोने के कण देखे जा सकते थे, मानो इसमें सोने की रेत के अनगिनत कण हो। दाओ, क्या ये रक्त पैटर्न वाला सोने का सार है? लिन शेन ने अनिश्चितता से दाओ की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, कुछ हद तक। ये वह अवशेष है जो रक्त पैटर्न वाले सोने के सार को गलाने के बाद पूरी तरह से पिघल नहीं सका। आप इसे रक्त पैटर्न वाले सोने के सार के भीतर अशुद्धियां कह सकते हैं। दाओ ने बताया, अवशेष स्वयं कठोर है, रक्त प्रतिरूपित स्वर्ण सार से भी अधिक कठोर, लेकिन इसमें बहुत अधिक अशुद्धियां हैं और यह अस्थिर है, तथा इसका लचीलापन भी कम है, जिससे इसे ब्लेड के रूप में गढ़ना लगभग असंभव है, इसलिए ये तलवार बनाने के लिए अनुपयुक्त है। अस्थिरता कोई मायने नहीं रखती, जब तक ये पर्याप्त रूप से कठोर है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। इसका उपयोग करके मेरे लिए एक ब्लेड बनाओ, लिन शेन ने कहा। उसे वास्तव में बहुत मजबूत ब्लेड की आवश्यकता नहीं थी, कठोरता ही एक अच्छी विशेषता थी। नहीं, मैं इस स्ट्रैप का उपयोग आपके लिए ब्लेड बनाने के लिए नहीं कर सकता। यह उच्च गुणवत्ता वाला रक्त पैटर्न वाला स्वर्ण सार होना चाहिए, दाओ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे एक ब्लेड बनाने में मदद करो, मैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। दाओ ने ब्लड पैटर्न गोल्ड एसेंस स्क्रैप का टुकड़ा वर्कबेंच पर रखा और काम करते हुए लिन शेन से पूछा, आपको किस तरह का ब्लेड चाहिए? वास्तव में मैं ब्लेड का उपयोग करना नहीं जानता। क्या आप भाले या बर्छे बना सकते हैं? मुझे उनमें से एक बनाने में मदद करें, लिन शेन ने सोचा और जवाब दिया। भाले, बर्छे और ऐसे हथियार रक्त पैटर्न वाले स्वर्ण सार का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह बहुत कठोर है और इसमें लचीलापन नहीं है। इस तरह के हथियारों के लिए कुछ लचीलेपन की आवश्यकता होती है, न कि केवल कठोरता की, दाओ ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। तो आगे बढ़ो और जैसा तुम ठीक समझो वैसा बनाओ, लेकिन मुझे 10 दिशाओं वाला भूत देवता वध करने वाला ब्लेड मत बनाओ। बस तलवारों की अपनी समझ का उपयोग करके मुझे एक ब्लेड बनाओ, लिन शेन ने लापरवाही से कहा। ठीक है। लिन शेन की यह बात सुनकर दाओ ने कुछ नहीं कहा और लिन शेन के लिए ब्लेड बनाने के लिए हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। उसने अभी अभी 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड का अभ्यास पूरा किया था, जो उसकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा कर रहा था, और वह स्पष्टचित और प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसके दिल में अब कोई चिंता नहीं थी। लापरवाही से फोर्जिंग करना जैसे कि ये दूसरी प्रकृति थी। उसने जल्दी से एक ब्लेड का खुरदरा आकार बना दिया। NOBIN.CO ये 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड जितना भयंकर नहीं था। यह अत्यंत नाजुक दिखता था, लगभग 5 फीट लंबा रिंग हेडेड चाकू जैसा दिखता था। मूठ 1 फुट लंबी थी और ब्लेड 4 फुट। ब्लेड सीधा था और बहुत चौड़ा नहीं था। वास्तव में इसे काफी संकीर्ण माना जा सकता था, एक प्रकार की तलवार जिसमें एक मोटा पक्ष और एक ढलान वाला पक्ष होता है,
जिसकी नोक एक कोण बनाती है। हैंडल के ऊपरी भाग पर एक छल्ला बना हुआ था जो उंगली पर पहनी जाने वाली अंगूठी के समान था, जिसे रिंग हेडेड चाकू का नाम दिया गया है। दाव ने बची हुई सामग्री का उपयोग लिन शेन के लिए उसी सामग्री का एक म्यान बनाने के लिए किया और अंत में उन्हें एक साथ जोड़ दिया। तैयार उत्पाद को देखकर दाव भी क्षण भर के लिए दंग रह गया। तलवार और म्यान बर्फ की तरह सफेद और क्रिस्टल जैसे थे, जिनके भीतर सुनहरे प्रकाश के कण टिमटिमा रहे थे, मानो तारों की एक नदी प्रतिबिंबित कर रही हो। ये तलवार और म्यान अत्यंत अलंकृत थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये युद्ध के लिए बनाए गए हथियार हैं, बल्कि अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले औपचारिक कलाकृतियां हैं। ब्लेड को स्वयं तेज नहीं किया गया था, इसलिए दाव ने इसे हाथ से तेज करने के इरादे से चक्की पर ले लिया, लेकिन कुछ वार करने के बाद उसने आश्चर्य से संदेह की आवाज निकाली, ये तलवार, मुझे डर है कि इसे तेज नहीं किया जा सकता। क्या हुआ? लिन शेन ने हैरानी से पूछा और देखने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि पत्थर की एक परत घिस गई थी, फिर भी दाव के हाथ में ब्लेड बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। दाव ने ब्लेड को तेज करने के लिए कई अलग अलग पत्थरों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितना भी पीसता, केवल पत्थर ही क्षतिग्रस्त होते थे, ब्लेड स्वयं घिसता नहीं था। दाव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये तलवार असफल है। रक्त प्रतिरूपित स्वर्ण सार के अवशेष बहुत कठोर हैं। इसका उपयोग केवल अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जा सकता है, कोई भी इसे पीस नहीं सकता। बोलते समय उसने तलवार तोड़ने की कोशिश की, उसका इरादा उसे पिघलाकर फिर से शुरू करने का था। लिन शेन उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जब दाव ने जोर लगाया तो तलवार की धार 1 इंच भी नहीं हिली, टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। स्थिति पर विश्वास न करते हुए दाव ने फिर से बल लगाया। इस बार ब्लेड ने प्रतिक्रिया की, धीरे धीरे थोड़ा झुक गया। लेकिन दाव के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ब्लेड को केवल थोड़ा सा मोड़ने में कामयाब रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और फिर भी वह उसे तोड़ नहीं सका था। जैसे ही दाव ने उसे छोड़ा, थोड़ा मुड़ा हुआ ब्लेड तुरंत वापस आ गया, अभी भी बिल्कुल सीधा था। ये ब्लेड बहुत कठोर है, दाव ने तलवार को आश्चर्य से देखते हुए कहा। उसका चेहरा भ्रम से भर गया, मानो ब्लेड उसके अपने हाथों से नहीं बनाया गया था। झंझट बंद करो, मैं इस ब्लेड को ऐसे ही ले लूंगा। लिन शेन ने दाव को तलवार को बर्बाद करने से रोकने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी तलवार कैसे बना सकता हूं जिसे तेज भी नहीं किया जा सकता। इससे मेरी प्रतिष्ठा को क्या नुकसान होगा? दाव ने लिन शेन की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और तलवार और उसकी म्यान दोनों को भट्टी में फेंक दिया। उन्हें पिघलाकर एक नई तलवार बनाने का निश्चय किया। ये वास्तव में आवश्यक नहीं है, मुझे लगता है कि यह तलवार काफी अच्छी है, लिन शेन ने कमजोरी से कहा। इसकी उच्च स्थायित्वता आत्मरक्षा के लिए एकदम उपयुक्त थी तथा उसे वास्तव में किसी तेज धार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह शुरू में तलवार चलाने में निपुण नहीं था। चाहे किसी को चाकू मारना हो या पीटना हो, तेज धार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि लिन शेन ये भी जानता था कि यदि दाव दूसरों की बात सुनने वाला होता तो वह इतने सालों तक इस भगवान द्वारा त्यागी गई जगह पर एक तलवारबाज के लिए तलवार बनाने में नहीं रुकता, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जबकि दाव तलवार को पिघलाकर उसे पुनः गढ़ने में लगा था, तलवार और म्यान लंबे समय तक भट्टी में रहने के बावजूद पिघलने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। उनमें अभी लालिमा आना भी शुरू नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता है? दाव उलझन में भरकर तलवार और म्यान को घूरता रहा। शायद ये भाग्य है, स्वर्ग ने तुम्हें किसी कारण से इस तरह की तलवार बनाई थी। इसे नष्ट करने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? लिन शेन ने कहा, क्योंकि उसने भट्टी से तलवार और म्यान को निकालने के लिए चिमटे का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुझे ये तलवार काफी पसंद है, इसलिए ये तय है। दाव चुप रहे और उन्होंने लिन शेन को नहीं रोका। हालांकि लिन शेन को उम्मीद थी कि वे बहुत गर्म होंगे, भले ही वे लाल न हो, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ तलवार और म्यान के करीब लाया, उसे कोई झुलसाने वाली गर्मी महसूस नहीं हुई। जल्दी से उन्हें छूकर उसने पाया कि वे उतने उच्च तापमान के नहीं थे जितना उसने सोचा था। ब्लेड और म्यान छूने पर ठंडे थे। वाकई एक अच्छी तलवार है, लिन शेन ने कहा, मूठ और म्यान को अपने हाथों में पकड़ते हुए, उनका भारी वजन महसूस करते हुए, फिर भी इतना भारी नहीं कि वह इसे संभाल न सके। तलवार और म्यान का संयुक्त वजन लगभग उस स्वचालित रूप से धारदार होने वाली तलवार के बराबर था जिसे दाव ने पहले बनाया था, शायद उससे भी हल्का था। तलवार आपकी रचना है, इसलिए आपको इसका नाम रखना चाहिए,
लिन शेन ने कहा। जैसे ही उसने तलवार को म्यान में डाला, अपने हाथों में उससे खेला, उसे कई बार खींचा और पाया कि वह बहुत चिकनी है। हालांकि तलवार में 10 दिशाओं के भूत देवता वध करने वाले ब्लेड की भयावह मंशा नहीं थी, लेकिन इसका हर इंच तलवार बनाने की कला के बारे में दाओ की सर्वोच्च समझ की परिणति थी। यह शायद सबसे मजबूत ब्लेड नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त था। यहाँ तक कि लिन शेन जैसे व्यक्ति के लिए भी, जिसने कभी तलवार चलाने का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसे चलाना अविश्वसनीय रूप से आसान था, तथा इसकी धारना नुकीली होने के बावजूद हवा में इसे काटते समय बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आप नाम बताएं, दाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तलवार बनाने के क्षेत्र में वह एक चरम पूर्णतावादी था। अशुद्ध सामग्री से बनी एक ब्लेड जिसे तेज नहीं किया जा सकता था, चाहे वह कितनी भी विशेष क्यों न हो, उसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था, और वह उसका नाम रखने की कोई इच्छा नहीं रखता था। मैं कभी भी किसी भी चीज में अच्छा नहीं रहा हूँ, और लोगों के बीच हमेशा मुझे सबसे घटिया समझा जाता था, इसलिए स्क्रैप तलवार के साथ एक बदमाश होना उचित लगता है। चलो इसे स्क्रैप तलवार कहते हैं, लिन शेन ने स्क्रैप तलवार के साथ प्यार से खेलते हुए कहा। जैसा आप चाहें, दाओ ने कहा। लिन शेन ने इसे क्या नाम दिया, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सावधानी से 10 दिशाओं के भूत देवता को मारने वाले ब्लेड को एक तैयार बॉक्स में रखा, उसे अपनी पीठ पर बांधा और लिन शेन से कहा, अब आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन हैं, है न? ये सही है, लिन शेन ने सिर हिलाया। अच्छा, चलो फिर साथ में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट वापस चलते हैं। ऐसा लगा कि दाओ को कुछ याद आ गया और उसने लिन शेन से कहा, मुझे हर समय दाओ मत कहो। मेरा नाम तियान जिक्सिया है और अब से तुम मेरे भाई हो। तुम मुझे मेरे नाम से या बड़े भाई या जो भी तुम चाहो बुला सकते हो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम मुझसे कभी भी मदद मांग सकते हो। ठीक है, बड़े भाई। लिन शेन ने उसे संबोधित करने के कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा, इसलिए वह बस बड़े भाई पर आ गया। चलो एहसान के बारे में भूल जाते हैं, आपने पहले ही स्क्रैप तलवार बनाने में मेरी मदद की है, जो मुझे वास्तव में पसंद है। हम बराबर हैं। अगर आपको ये पसंद है तो यह आपका काम है, तियान जिक्सिया ने कहा और अपना सामान पैक करते हुए जाने की तैयारी करने लगा। आज सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट विशेष रूप से जीवंत था, न केवल आज बल्कि पिछले कई दिनों से। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट ने काफी मात्रा में ऋण एकत्रित कर लिया था, और अतीत में जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था तो ऋण वसूलने के लिए ज्यादा लोग नहीं आते थे। लेकिन अब सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में एक डीन आ गया था, एक नामात्र का मुखिया उभर आया था, और पिछले कुछ दिनों से लेनदार दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। प्रत्येक अपने आयु को लहरा रहा था और डीन से मिलने पर जोर दे रहा था। वे उससे मिले बिना या अपना पैसा वापस लिए बिना जाने को तैयार नहीं थे। एनसाई और अन्य लोगों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें जो करना था करने दिया, क्योंकि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं बची थी। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा नजारा देखा था। शुक्र है कि डीन बाहर चले गए, अन्यथा उनके द्वारा घेर लिया जाना वास्तव में परेशानी भरा होता। आप इसे फिर से कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मिलकर साजिश रची है। वे हमारे संस्थान में पैसे मांगने आए हैं। इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर वे डीन को घेर लें तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। उसे कोने में धकेलने से क्या फायदा होगा? डीन के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे चुकाने से पहले उसे भूत प्रेत देखने पड़ेंगे। शायद वे वास्तव में पैसे के लिए यहाँ नहीं है। संप्रदाय के नेता और उपडीन ताश खेलते हुए बातचीत कर रहे थे, और जब तक लेनदारों ने अपनी मेज नहीं पलट दी, तब तक उन्हें स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। एक तरफ बुनाई करते हुए अनसाई ने कहा, मुझे उम्मीद है कि डीन अब वापस नहीं आएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन शेन ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। एनसाई का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपनी बुनाई छोड़ दी और जल्दी से लिन शेन के पास चली गई। उसे बाहर खींचते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे छोटे पूर्वज, तुम पहले या बाद में क्यों नहीं आए? तुम्हें अभी वापस आना था, जब लेनदारों ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के फ्लैट को लगभग रौंद दिया था। जल्दी से जाओ और चले जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर छुप जाओ और उनके चले जाने के बाद वापस आ जाओ। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। कुछ तेज तर्रार लोगों ने पहले ही लिन शेन को देख लिया था, और उनके जाने का इंतजार किए बिना ही उनके एक झुंड ने उसे घेर लिया। संस्थान के डीन है ना? आप सेलेस्टियल मास्टर संस्थान के प्रमुख हैं। हमारे विद्युत विभाग को आपके द्वारा 300 वर्षों से अधिक का बिजली बिल देना बाकी है। अब हमारा विद्युत विभाग मुश्किल से वेतन दे पाता है।
विभाग में सैकड़ों लोग अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए इस पैसे पर निर्भर हैं। डीन, कृपया कुछ दया दिखाएं और बकाया बिजली बिलों का भुगतान करें। नवंबर LBJNN। जल विभाग में काम करने वाले हम लोगों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। डीन, आपको इस मुद्दे को हमारे पैसे से सुलझाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। डीन, पिछले कुछ सालों में आपके सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट ने गोदाम से बहुत सारे उपकरण और सामग्री ले ली है। हम 200 से ज्यादा सालों से इस घाटे को झेल रहे हैं और हम इसे और नहीं झेल सकते। अगर आप आज इसका समाधान नहीं करते तो हम अपनी शिकायत सेलेस्टियल कोर्ट में ले जाएंगे। अपने आप को बूढ़े ऋणदाताओं, बूढ़े पुरुषों और महिलाओं दोनों से घिरा हुआ देखकर लिन शेन पूरी तरह से अभिभूत महसूस करने लगा। स्वर्गीय सम्राट ने उसे कोई धनराशि आवंटित नहीं की थी, न ही उसने धन जुटाने के लिए कोई अवसर प्रदान किया था, तो वह इस गड्ढे को भरने के लिए धन कहां से लाएगा। ठीक है, मैं अभी सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में आया हूं और अभी तक स्थिति के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूं। सबसे पहले एक रिकॉर्ड बनाओ और विवरणों को सत्यापित करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करो। जब तक कि ऋण वास्तव में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पर बकाया है, मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार करूंगा। लिन शेन उन्हें पहले भेजना चाहता था। वे निश्चित रूप से जानते थे कि उसके पास पैसा नहीं है और उस पर और अधिक दबाव डालना व्यर्थ होगा। उन्हें उसे कुछ सोचने के लिए कुछ समय देना चाहिए। लेकिन लिन शेन को आश्चर्य हुआ जब उसने जैसे ही अपना प्रस्ताव रखा, भीड़ में से एक दिव्य महिला ने चिल्लाकर कहा, हमें इसकी परवाह नहीं है। खाते साफ हैं, आपको आज ही पैसे वापस करने होंगे, अन्यथा हम अपना विवाद दिव्य न्यायालय में ले जाएंगे। जैसे ही वह बोल रही थी, किसी ने लिन शेन को पकड़ लिया और उसे दिव्य दरबार में ले जाने का इरादा किया। लिन शेन को तुरंत एहसास हो गया कि वे यहाँ कर्ज वसूलने नहीं आए थे, वे उसे डराने आए थे। यदि मामला सेलेस्टियल कोर्ट तक पहुंच जाता तो भले ही वे उसे तुरंत कर्ज चुकाने के लिए मजबूर न करते, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के नए डीन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा फिर भी धूमिल हो जाती। बाहर के मामलों का संचालन करते समय कोई भी उसका सम्मान कैसे कर सकता है। हर जगह लेनदारों के साथ डीन के रूप में उसके पद को कौन गंभीरता से लेगा। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के मंत्री, निदेशक और उपडीन सिर्फ बगल से तमाशा देख रहे थे, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उनका लिन शेन से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और हालांकि हाल ही में वे काफी अच्छे से साथ रह रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि कोई भी ऐसी स्थिति में आगे आकर उसके लिए नुकसान उठाना नहीं चाहता था। लिन शेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और सोचा कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। तभी अचानक उसने एक ठंडी खर्राटों की आवाज सुनी। तुम्हें पैसे चाहिए, बस इतना ही। जिसे भी पैसे चाहिए वो आकर मुझसे ले ले। इस आवाज ने पहले से शोर मचा रही भीड़ को एक क्षण के लिए शांत कर दिया और हर कोई अनायास ही उसके स्रोत की ओर देखने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने देखा कि एक मजबूत, सफेद बालों वाला सेलेस्टियल, युद्ध पोशाक और सफेद लबादा पहने हुए, अपनी पीठ पर एक लंबा बक्सा लटकाए हुए, दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें ठंडी निगाहों से देख रहा था। आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की ओर से भुगतान करने जा रहे हैं। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पर हमारे बिजली विभाग का 346 साल और 7 महीने का बिजली बिल बकाया है, जो कुल मिलाकर। बिजली विभाग की उपमंत्री सेलेस्टियल महिला एन हुई आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। उनकी आवाज ऊंची थी जैसे ही उन्होंने तियान जिक्सिया की ओर इशारा किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि अन्य ऋण वसूलीकर्ताओं में से कोई भी उसके साहसिक रुख का समर्थन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। एनहुई ने पलटकर देखा कि कर्ज वसूलने वाले लोग उसका अनुसरण करने के बजाय पीछे हट गए थे और खुद को दूर कर रहे थे, जैसे कि उन्हें उससे जुड़े होने की चिंता हो। उनके हाव भाव काफी अजीब थे। कुल राशि कितनी है? तियान जिक्सिया ने अनहुई से ठंडे स्वर में पूछा। कुल मिलाकर आप कौन हैं? मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से बिजली का बिल लेने आया हूँ। क्या आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से हैं? एनहुई ने देखा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वह झिझकने लगी। मैंने तुमसे पूछा था कि कुल राशि कितनी है? तियान जिक्सिया ने पूछा, उसकी नजर उस पर टिकी हुई थी। तुम्हें कुल राशि की क्या परवाह है? मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? एनहुई ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि इस आदमी की कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि होगी, वरना अन्य विभागीय पुराने लोग चुप नहीं रहते। लेकिन वह आश्वस्त थी क्योंकि उसके पास समर्थन था। तो क्या हुआ अगर दूसरे पक्ष के पास कुछ पृष्ठभूमि थी? थप्पड़।
तियान जिक्सिया ने एनहुई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह कई बार घूमी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे का एक हिस्सा सूज गया, पूरे चेहरे पर खून फैल गया और उसके कई दांत टूट गए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पर तियान जिक्सिया की हथेली से प्रहार हुआ, जिससे उसका चेहरा सूज गया और उसके सारे दांत उसके मुंह से बाहर निकल आए। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए कि मैं कौन हूँ, तियान जिक्सिया ने कहा और मुख्य सीट पर जाकर अधिकारपूर्वक बैठ गया। उसने महिला की ओर एक और नजर भी नहीं बख्शी और अन्य लेनदारों को संबोधित किया। ये छोटे शाही चाचा तियान जिक्सिया हैं, भगवान स्वर्गीय सम्राट के अपने चाचा और हमारी दिव्य जाति के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, एक बूढ़े व्यक्ति ने खुशी से कहा। ये सुनकर आंटी अवाक रह गई, उसका रोना और हंगामा बंद हो गया और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लगातार तियान जिक्सिया को प्रणाम करती रही। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वह स्पष्ट रूप से बुदबुदा रही थी, इस बात से अनजान कि ये छोटे शाही चाचा थे जो हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित कर रहे थे। मैंने छोटे शाही चाचा को नाराज कर दिया है। मरना मेरी गलती है। क्या तुम्हें अब भी पैसे चाहिए? तियान जिक्सिया ने उदासीनता से पूछा। अब और नहीं, अब और नहीं, आंटी बार बार हकलाते हुए बोली। उसने लंबे समय से अनुपस्थित इस छोटे शाही चाचा को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने उनकी प्रतिष्ठा और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सुना था और वह अब और जिद्दी होने की हिम्मत नहीं कर सकी। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो भाग जाइए, तियान जिक्सिया ने ठंडे स्वर में कहा। आंटी मानो मृत्युदंड से क्षमा पा गई हो, लोटती पोटती और रेंगती हुई सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से भाग गई। क्या आप में से किसी को अभी भी पैसे चाहिए? तियान जिक्सिया की नजर फिर अन्य देनदारों पर पड़ी। सभी ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया, किसी ने भी इस विनाश के अग्रदूत को भड़काने की हिम्मत नहीं की। शुरू में पैसा उनका नहीं था और इस समय कोई भी पैसे के विषय को उठाने के लिए तैयार नहीं था। यह उनके अपने जीवन के साथ जुआ खेलने जैसा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि अब आपको पैसे नहीं चाहिए, तो आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही तियान जिक्सिया के शब्द निकले, सभी लोग जल्दी से वहां से चले गए और कोई भी अनावश्यक टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लिन शेन अचंभित होकर सब देखता रहा। वह जानता था कि तियान जिक्सिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह वास्तव में स्वर्गीय सम्राट का अपना चाचा था। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने लिन शेन और तियान जिक्सिया को जटिल भावों से देखा। कुछ लोग इस बात से हैरान थे कि उनके नईदीन तियान जिक्सिया से कैसे परिचित हुए। लंबे समय से अदृश्य तियान जिक्सिया अप्रत्याशित रूप से उसकी मदद करने के लिए आया। छोटे भाई, अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे ढूंढने आ जाना। किसी से भी पूछ लो और वे मेरे निवास का पता लगा पाएंगे। तियान जिक्सिया के बोलने के बाद वह भी उठ खड़ा हुआ और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से चला गया। तियान जिक्सिया को लिन शेन को इस तरह से संबोधित करते हुए सुनकर हर किसी के भाव और भी अजीब हो गए, जिसमें एनसाई की विस्मय भरी नजर भी शामिल थी। यदि तियान जिक्सिया लिन शेन को छोटा भाई कहकर संबोधित करता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि स्वर्गीय सम्राट को भी इस दीन को चाचा कहना होगा? बेशक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और किसी ने भी ऐसी धारणा बनाने का साहस नहीं किया। तियान जिक्सिया के जाने के बाद एनसाई ने लिन शेन को कार्यालय में खींच लिया। एक अजीब नजर से कहा, तियान, तुम छोटे शाही चाचा को कैसे जानते हो? क्या तुम करीब हो? यह एक आकस्मिक मुलाकात थी और हम अभी हाल ही में परिचित हुए हैं। क्या कोई समस्या है, आंटी साई? लिन शेन हैरान था। एनसाई की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि तियान जिक्सिया के साथ अच्छे संबंध रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। तियान, आंटी साई तुम्हें ये सलाह इसलिए दे रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम बिल्कुल अकेले हो। बस मेरी बात सुनो, लेकिन एक बार जब तुम इस कमरे से बाहर निकल गए तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हमारे छोटे शाही चाचा वास्तव में भगवान स्वर्गीय सम्राट के समान उम्र के हैं, शायद थोड़े छोटे भी। वह भगवान स्वर्गीय सम्राट के साथ बड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें चाचा और भतीजा कहा जाता है, लेकिन वे भाई और दोस्त की तरह हैं। छोटे शाही चाचा को भगवान स्वर्गीय सम्राट का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। वह सम्राट के साथ आता जाता था और बिना किसी रिपोर्ट के शाही महल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करता था। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, वो एक भावुक व्यक्ति है जो आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए प्रवृत्त है। उसके साथ अपने व्यवहार में यदि एक दिन तुम उससे नाराज कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ सकती है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए।
लिन शेन ने एनसाई के निहितार्थ को समझ लिया। वह अनिवार्य रूप से कह रही थी कि तियान जिक्सिया और स्वर्गीय सम्राट दोनों अप्रत्याशित और मनमौजी चरित्र हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग उससे इतना डरते हैं, लिन शेन ने कांपते हुए सोचा। एनसाई सही थे। तियान जिक्सिया के साथ उनका संबंध गहरा नहीं था, ये केवल एक ब्लेड बनाने के कारण था कि उनके बीच किसी तरह का संबंध विकसित हुआ था। ये दावा करना कि उनका परिचय गहरा था, निश्चित रूप से बकवास होगा। तियान जिक्सिया ने इस बार कर्ज वसूलने वालों से निपटने में उसकी मदद की और लिन शेन बहुत आभारी था। हालांकि अगर लिन शेन इस मदद को पूंजी के रूप में लेते तो ये कहना मुश्किल होता कि उनका मामूली संबंध अभी भी एक बंधन माना जाएगा या नहीं। छोटे शाही चाचा वापस आ गए हैं और उन्होंने तियान को कर्ज वसूलने वालों को भगाने में भी मदद की है। स्वर्गीय सम्राट अपनी छाती को उजागर करते हुए एक सूती लबादा पहने हुए दोपहर का भोजन करते समय बिस्तर के सिरहाने पर झुके हुए थे। अपने बगल में बैठे दिव्य व्यक्ति से रिपोर्ट सुनने पर उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हाँ महाराज, दिव्य ने उत्तर दिया। छोटे शाही चाचा ने बिजली आपूर्ति विभाग के उपमंत्री एनहुई को भी मारा, जो ऋण वसूलने के लिए आए थे। उन्होंने उसे 2 बार थप्पड़ मारे, उसके चेहरे के दोनों तरफ सूजन आ गई और उसके सभी दांत भी तोड़ दिए। वह एनहुई, वह एन परिवार की तीसरी हवेली से है ना? स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। महाराज को वापस रिपोर्ट करते हुए उपमंत्री एनहुई अन-3 के चचेरे भाई हैं, दिव्य ने उत्तर दिया। छोटे शाही चाचा के थप्पड़, बहुत बढ़िया, पूरी तरह से संतोषजनक। स्वर्गीय सम्राट बहुत प्रसन्नता से हंस पड़े, लेकिन ये लड़के के लिए एक सौदा है। अल्पावधि में ऐसा लगता है कि कोई भी फिर से दिव्य मास्टर संस्थान से ऋण वसूलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या हमें उस पर और अधिक दबाव डालना चाहिए? दिव्य ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, वह दिव्य गुरु संस्थान की कठिनाइयों से अच्छी तरह वाकिफ है, स्वर्गीय सम्राट ने उदासीनता से कहा। दिव्य गुरु संस्थान को ही इस मामले को संभालने दो। वहाँ के लोग इतने सालों से बेकार बैठे हैं, अब समय आ गया है कि वे कुछ काम करें और इतना पैसा कमाएं कि अपना कर्ज चुका सकें। समझ गया, मैं स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख को खोजने जा रहा हूँ, दिव्य ने स्वीकार किया, सिर झुकाया और वापस चला गया। छोटे शाही चाचा इतने सालों से बिना कुछ कहे चले गए थे, वे इस समय क्यों लौटे और उस लड़के के साथ उनका क्या संबंध था? अज्ञात विचारों में डूबे स्वर्गीय सम्राट की आंखें चमक उठीं। छोटे शाही चाचा तियान जिक्सिया, जो सालों से लापता थे, अप्रत्याशित रूप से स्काई पिनिकल स्टार पर वापस आ गए थे और उन्होंने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के नए प्रमुख को ऋण संग्रहकर्ताओं से निपटने में भी मदद की। ये खबर पूरे स्काई पिनिकल स्टार में तेजी से फैल गई, जैसे कि उसके पैर हों। तो वह मानव छोटे शाही चाचा का आदमी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दिव्य मास्टर संस्थान का प्रमुख बनने में सक्षम था। इस समय छोटे शाही चाचा की वापसी एक बहुत ही नाजुक क्षण है। परिवार में एक उपद्रवी का होना ही काफी है, अब दूसरा भी आ गया है और स्वर्गीय न्यायालय का जीवन आसान नहीं रह गया है। छोटे शाही चाचा की वापसी के साथ स्काई पिनिकल स्टार के शांतिपूर्ण दिन समाप्त हो सकते हैं। तियान जिक्सिया की वापसी की खबर सुनकर विभिन्न परिवारों के बड़े लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। समाचार प्राप्त करने के बाद एन4 का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, ये जानते हुए कि तियान जिक्सिया सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की रक्षा कर रहा है, उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना इतना आसान नहीं होगा। लिन शेन स्क्रैप तलवार के साथ अपने निवास पर लौट आया। वुफू घर पर नहीं था, संभवतः रिंग माउंटेन ग्रह पर चला गया था। जैसे ही वह झपकी लेने वाला था, उसने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी। ये कौन है? लिन शेन ने एक अपरिचित सेलेस्टियल को देखने के लिए दरवाजा खोला। इंपीरियल पैलेस जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट तियान कोंग्युन स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। दिव्य ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से अपना आईडी कार्ड लिन शेन को दिया। स्टीवर्ड युन, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया अंदर आए और बैठें। लिन शेन ने तियान कांग्युन को घर में आमंत्रित किया। सामान्य मामलों का विभाग आमतौर पर सैन्य कार्यों को संभालता है, सभी प्रकार के भौतिक समन्वय का काम इसके माध्यम से होता है और यह व्यावहारिक रूप से धन के देवता का विभाग है। हालांकि तियान कोंग्युन केवल शाही महल के सामान्य मामलों के विभाग का मंत्री था, न कि समग्र स्वर्गीय जाति के सामान्य मामलों का मंत्री। इससे एक बड़ा अंतर पड़ा, वह शाही महल के भीतर रसद संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था, अनिवार्य रूप से स्वर्गीय सम्राट के लिए निजी संसाधन प्रबंधक। अपने मंत्री पद के बावजूद ये कुछ हद तक मानद प्रकृति का था। बैकवोट। लेकिन लिन शेन के लिए ये भी एक बड़ी बात मानी गई।
सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट स्वर्गीय सम्राट का राजस्व संग्रह विभाग था और उनके द्वारा प्रबंधित संसाधनों को इंपीरियल पैलेस जनरल अफेयर्स विभाग को हस्तांतरित किया जाना था। ये तियान कांग्युन हालांकि नामात्र रूप से सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के साथ एक वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध में नहीं है, वास्तव में लिन शेन के आधे बॉस के रूप में माना जा सकता है। मैं समझता हूं कि स्वर्गीय सम्राट के किसी भी निजी मामले को सामान्य मामलों के विभाग के इस प्रमुख के माध्यम से ही संप्रेषित किया जाना चाहिए। तियान कोंग्युन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह के शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है, स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख। मैं शाही महल में सिर्फ एक कुशल कर्मचारी हूं, ज्यादा से ज्यादा एक प्रबंधक। बस मुझे कोंग्युन कहो। स्टीवर्ड युन बहुत विनम्र हो रहे हैं, लिन शेन ने बिना कुछ और कहे बस तियान कोंग्युन को लिविंग रूम में आमंत्रित किया, जहां वे मेजबान और अतिथि के रूप में बैठे। उसके लिए चाय बनाने के बाद लिन शेन ने तियान कोंग्युन के अपने उद्देश्य को बताने का इंतजार किया। ये चाय बहुत बढ़िया है, मैंने कई वर्षों से इतनी अच्छी चाय नहीं चखी है, तियान कोंग्युन ने एक घूंट पीने के बाद टिप्पणी की। यह मेरे गृहनगर का एक विशेष उत्पाद है, बहुत अधिक पैसे का नहीं है। यदि स्टीवर्ड युन को ये पसंद आता है तो मेरे पास कुछ और भी है, जिसे आप जाते समय ले जा सकते हैं। लिन शेन ने सोचा, यह क्या बकवास है, चमेली की चाय जिसकी कीमत कुछ $, प्रति पैकेट है और आपने इसे वर्षों से नहीं पिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय सम्राट मितव्ययी हैं, वे मितव्ययिता और जिम्मेदार घरेलू प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं, फिजूल खर्ची और अपव्यय से इनकार करते हैं। बचाए गए धन का उपयोग हमारी जाति के विकास के लिए किया जाता है, यही कारण है कि आज स्वर्गीय जाति समृद्ध है। हम स्वर्गीय सम्राट के सेवकों के रूप में स्वाभाविक रूप से महामहिम की चिंताओं को साझा करते हैं। हम इन विलासिता के बिना रह सकते हैं, तियान कोंग्युन ने कहा। लिन शेन ने मन ही मन कोसा, स्काई पिनिकल स्टार पर हर कोई जानता है कि स्वर्गीय सम्राट पैसे खर्च करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाता है। शाही महल में कपड़े, भोजन, आवास और परिवहन से संबंधित हर चीज शीर्ष स्तर की है। तुम मेरे घर आते हो और मेरी कुछ रुपयों की चमेली की चाय के पैकेट को एक लग्जरी आइटम कहते हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तियान कोंग्युन ने आह भरते हुए कहा, दुर्भाग्य से हमारी क्षमताएं सीमित हैं और हम स्वर्गीय सम्राट के लिए बहुत कम कर सकते हैं। हमारे नीचे के लोग महामहिम के अच्छे इरादों की सराहना करने में विफल रहते हैं। लोगों का एक हिस्सा अतृप्त है, अत्यधिक विलासिता का जीवन जी रहा है और भगवान ही जानता है कि उन्होंने उन संसाधनों का कितना गबन किया है जिनका उपयोग हमारी जाति के विकास और निर्माण के लिए किया जाना चाहिए था। वे बेहद घृणित परजीवियों का एक समूह है। सौभाग्य से अब जब आप दिव्य गुरुओं के संस्थान के प्रभारी हैं, तो हम स्वर्गीय सम्राट की चिंताओं को साझा करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, सभी तिमाहियों की देखरेख कर सकते हैं और अब उन्हें अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं देंगे। तुम सही कह रहे हो, लिन शेन ने कुछ देर सुनने के बाद आखिरकार समझ लिया। स्वर्गीय सम्राट उन्हें दिव्य गुरुओं के संस्थान में काम पर लगाने का इरादा रखता था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वह चाहता था कि वे स्वर्गीय सम्राट को धन कमाने में मदद करें। लिन शेन को बातचीत जारी न रखते देख तियान कांग्युन को बात जारी रखनी पड़ी। हमारी जाति अब बहुत तेजी से विस्तार कर रही है, कई ग्रहों का विकास कर चुकी है, लेकिन इनपुट और आउटपुट गंभीर रूप से असंतुलित है। कोई समस्या होनी चाहिए और यह ऐसी चीज है जिस पर स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्या यह आपका विचार है या स्वर्गीय सम्राट का? लिन शेन ने पूछा। स्वर्गीय सम्राट के आदेश कल सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे। आज मेरी यात्रा बस दिल से दिल की बात करने के लिए है। आखिरकार हम लंबे समय तक एक साथ मिलकर काम करेंगे और हम सबसे करीबी साथी माने जा सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको पहले से बताने की जरूरत है ताकि आप तैयार रह सके, तियान कोंग्युन ने जवाब दिया। कृपया बोलें, स्टीवर्ड युन। मैं स्वर्गीय सम्राट की चिंताओं को दूर करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। लिन शेन को पता था कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में आने वाले आदेश संभवतः स्वर्गीय सम्राट द्वारा वास्तव में उससे किए जाने वाले काम से भिन्न होंगे। तियान कोंग्युन स्वर्गीय सम्राट के सच्चे इरादों को बताने के लिए यहाँ था। अच्छा, स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, आपके इस कथन से स्वर्गीय सम्राट निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्होंने आपको गलत नहीं समझा है, तियान कोंग्युन ने राहत भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। स्वर्गीय सम्राट हमारे लोगों के कल्याण को दिल से मानते हैं, खुद बहुत ही मितव्ययिता से रहते हैं, अच्छा खाना या अच्छा पहनना पसंद नहीं करते। हम उनके अधीनस्थ स्वर्गीय सम्राट को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकते।
दुर्भाग्य से जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास इस समय धन की कमी है और वह वास्तव में कुछ भी बदलने में असमर्थ है, इसलिए हम आपसे केवल यही कह सकते हैं कि आप स्वर्गीय सम्राट के लिए इन चिंताओं को अपने कंधों पर उठा लें। थोड़ी देर तक तियान कांग्यून के साथ बात करने के बाद लिन शेन को अंततः समझ में आ गया कि स्वर्गीय सम्राट का क्या मतलब था। हाल ही में ग्रहों को विकसित करने वाले बड़े लोग विकास से प्राप्त अधिकांश संसाधनों का गुप्त रूप से उपभोग कर रहे हैं और केवल एक छोटा सा हिस्सा कबीले को वापस दे रहे हैं। इसका अधिकांश हिस्सा कबीले के खजाने में चला जाता है और केवल एक छोटा सा हिस्सा ही स्वर्गीय सम्राट के हाथों में पहुंचता है। स्वर्गीय सम्राट चाहता है कि लिन शेन उन ग्रहों पर जाए ताकि उन बड़े लोगों द्वारा गबन किए गए संसाधनों को वापस पाने का तरीका निकाला जा सके, जो कि कबीले के खजाने में नहीं बल्कि सीधे शाही महल में जाने चाहिए। बेशक तियान कांग्यून ने ये भी संकेत दिया कि लिन शेन उन बड़े लोगों से प्राप्त संसाधनों का एक हिस्सा अपने पास रख सकता है जब तक कि यह अत्यधिक न हो। स्वर्गीय सम्राट अच्छे समय के दौरान नकदी ले लेता है और जब चीजें खराब होती हैं तो मैं दोष लेता हूं, जबकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। स्वर्गीय सम्राट के पास निश्चित रूप से एक जोरदार खटपट है। लिन शेन ने मन ही मन स्वर्गीय सम्राट को उसकी बेशर्मी के लिए कोसा। अगले दिन जब लिन शेन दिव्य मास्टर संस्थान में पहुंचे तो अनसाई उनके पास भगवान स्वर्गीय सम्राट की आज्ञा लेकर आई। जैसे ही लिन शेन ने इसे पढ़ा, उसके अंदर अपनी मां को कोसने की इच्छा जाग उठी। स्वर्गीय सम्राट का आदेश था कि वह विशालकाय रिंग स्टार का निरीक्षण करे। क्या यह उसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए विशालकाय रिंग स्टार में भेजना नहीं था? क्या ये सब तियान शुन से निपटने के बारे में नहीं था? तियान शुन संप्रदाय से उत्पन्न होने के कारण स्वर्गीय सम्राट का पहला आदेश उसके लिए तियान शुन का शोषण करने का था। ये वास्तव में बहुत क्रूर था। लिन शेन को इस आदेश का मतलब स्पष्ट था। यह उसकी क्षमताओं और उसकी वफादारी दोनों की परीक्षा थी। यह शापित स्वर्गीय सम्राट उसे जल्द या बाद में जो मिलना चाहिए वह मिलेगा, लिन शेन ने मन ही मन शाप दिया। डीन, यह एक अवसर भी है और एक बड़ी चुनौती भी। आपको इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, एनसाई ने कहा। साई, तुम्हें मुझे कुछ मार्गदर्शन देना होगा, लिन शेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। एनसाई दरवाजे तक गई, उसे अंदर से बंद कर दिया और फिर पर्दे खींच दिए। फिर लिन शेन के सामने बैठ गई और गंभीरता से कहा, विशालकाय रिंग स्टार की स्थिति बहुत जटिल है। तियान जुए परिवार के तियान शुन, ची परिवार के तीसरे भवन के ची 118 और एन परिवार के चौथे भवन के एन 117 आपस में जुड़े जटिल हैं और एक चीज को छूने से बाकी सब चीजें प्रभावित होती हैं। यदि आप इसे बहुत कठोरता से संभालते हैं तो आप एक ही झटके में तियान, ची और एन परिवारों को नाराज कर देंगे। यदि आप इसे खराब तरीके से करते हैं तो सम्राट को समझाना मुश्किल होगा। सही संतुलन पाना सचमुच कठिन है। एक साधारण महिला होने के नाते मैं आपके लिए इन मामलों को संभालने की क्षमता नहीं रखती। हालांकि ये सुनकर कि आप तियान शुन संप्रदाय से आती हैं, मुझे आपको कुछ याद दिलाना है। यदि आप इस कार्य को नहीं संभाल सकती हैं तो ऐसा ही करें, लेकिन यदि आप इसे संभालती हैं तो आपको सबसे पहले तियान शुन से निपटना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप इसे अन्य दो परिवारों की तुलना में कम गंभीरता से न लें, बल्कि आपको इसे और भी अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। साय, मैं समझ गया, लिन शेन ने धीरे से आह भरी। वह इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। फिर भी तियान शुन ने उसे बहुत कुछ दिया था, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और सबसे पहले उसे तियान शुन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या ये किनारे पर चढ़ते ही किसी प्रियजन पर पहली तलवार से वार करने जैसा नहीं था? वह ऐसा करने का सामना कैसे कर सकता था? लेकिन अब जब चीजें इस बिंदु पर आ गई थीं, तो लिन शेन केवल कान से खेल सकता था और पहले विशालकाय रिंग स्टार का नेतृत्व कर सकता था। साय, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में अभी भी कितने योग्य लोग हैं? लिन शेन ने सोचा। अगर वह संसाधन जुटाने के लिए जायंट रिंग स्टार जा रहा था तो उसे सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से कुछ विशेषज्ञों की जरूरत थी। यदि ची और आन परिवार के लोग उत्तेजित होकर उसे गुप्त रूप से नीचे गिराने का प्रयास करते तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसकी रक्षा कर सके। वह आरोही से नहीं डरता था, लेकिन वे दोनों परिवार निर्वाण स्तर के थे। लिन शेन का सवाल सुनकर एनसाई के चेहरे पर कठिनाई दिखी। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में वास्तव में अतीत में कई प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनमें से अधिकांश बिखर गए हैं, जिससे पीछे बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोग रह गए हैं। अगर यह 100 साल पहले की बात है तो अभी भी कुछ सक्षम लड़ाके होंगे। अब वे या तो घायल हो गए हैं या उम्र के कारण कमजोर हो गए हैं। उन्हें आखिरी बार कार्रवाई किए हुए कई साल हो गए हैं
और ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो उनका साथ दे सके। लिन शेन और भी अधिक निराश हो गया। वह स्वर्गीय सम्राट का मोहरा था, जिसे धन ऐंठने के लिए खलनायक के रूप में कार्य करने का कृतघ्न कार्य सौंपा गया था, और फिर भी उसके अधीन एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था। कोई और भी यह काम कर सकता है, मैं मना करता हूँ। नौकर होने के नाते भी दूसरों को धमकाने की शक्ति की आवश्यकता होती है। यह क्या है, मुझे एक बड़ी पाई फेंकना और मुझे अकेले ही आगे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहना। लिन शेन ने गुस्से में खुद को एक कुर्सी पर गिरा लिया और नाराजगी से बोला, हम ऐसा नहीं बोल सकते। नाम के लिए आप सम्राट की मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद की और संस्थान की भी मदद कर रहे हैं। हालांकि छोटे शाही चाचा ने हमें ऋण मांगने वालों को भगाने में मदद की है, फिर भी ऋण को जल्द या बाद में चुकाना होगा। आपको अपने निर्माण के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। एनसाई ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराया और कहा, मुझे किसी की याद आ गई। वह हमारे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में काफी प्रसिद्ध और काफी मजबूत हुआ करता था। मैंने सुना है कि जब उसे वेतन मिलना बंद हो गया, लेकिन वह नौकरी पर बना रहा, तो वह अपने आप अच्छा नहीं कर पाया और कुछ परेशानियों में भी फंस गया। आप उसे खोज सकते हैं, उसे वापस ला सकते हैं और उसे अपने साथ जायंट रिंग स्टार ले जा सकते हैं। जब तक आपके पास खुलेआम काम करने वाला कोई है, तब तक यह असंभव है कि कोई आपको छूने की हिम्मत करे। मुझे और बताओ। लिन शेन ने पहले केवल अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी, आखिरकार उसके लिए न जाना संभव नहीं था। उस आदमी का नाम कौन चुवान है, वो मयूर कबीले का सदस्य है, एनसाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी एक और पहचान भी है, वह स्वर्गीय पत्नी का बड़ा भाई है। अगर वह तुम्हारे साथ हो, तो अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना भी चाहे, तो उसे कम से कम 2 बार सोचना पड़ेगा। स्वर्गीय पत्नी का बड़ा भाई, फिर वह इतना बुरा कैसे कर सकता है? लिन शेन को कुछ हद तक विश्वास नहीं हुआ। स्वर्गीय पत्नी को सम्राट के सभी स्नेह से भरपूर पसंदीदा पत्नी कहा जा सकता है। स्वर्गीय सम्राट के उसके प्रति पक्षपात के स्तर को देखते हुए, भले ही उसका बड़ा भाई खराब प्रदर्शन कर रहा हो, ये कितना बुरा हो सकता है, ये तुम नहीं जानते। मूल रूप से मयूर वंश स्वर्गीय पत्नी के शाही महल में प्रवेश के सख्त खिलाफ था। उनमें से ये कौन चुवान सबसे घमंडी था, जो ऐसे शब्द बोलता था जो नहीं बोले जाने चाहिए थे, और ये शब्द भगवान स्वर्गीय सम्राट के कानों तक भी पहुंच गए। इस प्रकार स्वर्गीय सम्राट उसे बहुत नापसंद करते हैं। अगर स्वर्गीय पत्नी की कृपा न होती, तो शायद यह आदमी बहुत पहले ही मर गया होता। आज तक सुरक्षित रूप से जीवित रह पाना पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य है, एनसाई ने हंसते हुए कहा। मैं समझ गया। लिन शेन को अचानक एहसास हुआ, अगर वह होता तो वह भी अपनी बहन की शादी ऐसे भयानक बुरे आदमी से नहीं करना चाहता। स्वर्गीय सम्राट को अपमानित करने तथा दूसरी जाति का होने के कारण ये कल्पना की जा सकती है कि स्वर्गीय जाति में उसके लिए ये कितना कठिन होगा। ये केवल सौभाग्य की बात ही कही जा सकती है कि वह स्वर्गीय संगिनी का जैविक बड़ा भाई था, अन्यथा उसकी स्थिति सिर्फ खराब प्रदर्शन से भी कहीं ज्यादा खराब होती। लिन शेन ने इस कौन चुवान से मिलने की योजना बनाई। शायद वह उससे स्वर्गीय संगिनी से जुड़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। हाल ही में लिन शेन इस बात पर विचार कर रहा था कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी किस प्रकार उभरती है। अब तक केवल यही ज्ञात था कि हेवन डिफाइंड बोन हमेशा असाधारण प्रतिभा वाली महिलाओं पर ही दिखाई देती है, और ये सभी महिलाएं काफी असाधारण होती हैं। जहां तक स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी का सवाल है, लिन शेन पहले से ही कुछ हद तक जुनूनी था, और अब वह और भी अधिक दृढ़ था। ये देखते हुए कि वह घृणित बुरा आदमी, स्वर्गीय सम्राट, इतना जघन्य है, लिन शेन ने महसूस किया कि स्वर्गीय संगिनी के साथ एक रात बिताना भी गरीबों की सहायता के लिए अमीरों को लूटने के समान है। स्वर्ग की ओर से न्याय करना बूढ़ा आदमी इसके लायक था। अनसाई से कौन चुवान का पता लेने के बाद लिन शेन सीधे उसे ढूंढने निकल पड़ा। जायंट रिंग स्टार की यात्रा से पहले अब ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए उसे जल्दी से कौन चुवान को वापस लाना था। ये जानते हुए कि कौन चुवान का जीवन कठिन था, उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन होगा कि उसे सामान बेचने के लिए बाजार में एक दुकान लगानी पड़ेगी। एनसाई ने उसे बताया कि दिन के समय कौन चुवान अपनी दुकान के साथ बाजार में होगा। अब अगर लिन शेन उसे ढूंढना चाहता है तो वह केवल वहां जा सकता है। लिन शेन के बाजार पहुंचने के बाद कौन चुवान को खोजने से पहले उसने उस दिन वाले झबरा बूढ़े स्वर्गीय को देखा, जो अभी भी फटा हुआ सूती लबादा पहने हुए, हाथों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके दुकान के पीछे बैठा था।
आज आश्चर्यजनक रूप से शैगी ओल्ड सेलेस्टियल कोई अधूरा खेल नहीं लगा रहा था। इसके बजाय उसके स्टॉल पर विभिन्न अजीब और प्राचीन दिखने वाली वस्तुएं प्रदर्शित थीं। बड़े, ये चीजें क्या हैं? लिन शेन नीचे बैठ गया। जमीन पर रखे सामान का निरीक्षण करते हुए उसने पूछा। इन वस्तुओं में उनकी रुचि का कारण ये था कि इनमें मोटी मोज़ेक में लिपटी हुई कोई चीज थी। एक विदेशी दुनिया की वस्तुओं पर मोज़ेक की खोज ने लिन शेन के दिल को खुशी दी। स्वर्गीय सम्राट ने लिन शेन की ओर देखा और अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, ये वस्तुएं वास्तव में असाधारण हैं, शाही महल के खजाने हैं, जिनका उपयोग एक बार भगवान स्वर्गीय सम्राट ने स्वयं किया था। शाही महल से खजाने एक बार स्वर्गीय सम्राट द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होंगे। लिन शेन को इस झबरा बूढ़े स्वर्गीय व्यक्ति की एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से शेखी बघार रहा है। विश्वास करो या नहीं, दिव्य पुरुष ने अधीरता से कहा, फिर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लिन शेन को लगा कि कुछ कमी है। उसने सिर घुमाकर देखा और पाया कि उसके बगल में स्थित स्टॉल का मालिक बदल गया है। पिछली बार जो स्टॉल मालिक शैगी ओल्ड सेलेस्टियल का मजाक उड़ाता था, वह चला गया था और उसकी जगह सामान बेचने वाली एक आंटी ने ले ली थी। उसके बिना मजाकिया अंदाज में बात करना लिन शेन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। विश्वास करो, मैं कैसे विश्वास न करूं? आप ये चीजें कितने में बेच रहे हैं? लिन शेन ने पूछा। आप किसमें रुचि रखते हैं? दिव्या ने फिर अपनी आंखें खोली। इन कुछ लोगों से मेरा परिचय करवाओ। क्या तुम स्वर्गीय सम्राट द्वारा इस्तेमाल की गई कोई भी चीज उल्लेखनीय होगी? मेरे ज्ञान को व्यापक बनाना अच्छा होगा, लिन शेन ने कहा। तुम्हारे पास कुछ अंतर्दृष्टि है, बच्चे, जो इन्हें गुणवत्ता वाली वस्तुओं के रूप में पहचानते हो। दिव्या का मूड थोड़ा उज्ज्वल हो गया क्योंकि उसने शीर्ष पर वस्तुओं की ओर इशारा किया और कहा, इसे स्काई मिरर कहा जाता है, जिसका उपयोग स्वर्गीय सम्राट द्वारा सुबह में तैयार होने के लिए किया जाता है। शुद्ध क्रिस्टल ग्लेज से तैयार किया जाता है। इसे असेंशन स्टेप्स कहा जाता है, जिसका उपयोग स्वर्गीय सम्राट अपने रथ पर चढ़ने के लिए करते हैं। 9 स्वर्गीय क्षेत्रों की लकड़ी से नक्काशी की गई है। ये दिव्य राजा कंघी है, जो राक्षसों की शक्ति और सीन से बनी है, जो ड्रैगन को वश में करने और सांपों को ठीक करने में सक्षम है, जिसका उपयोग स्वर्गीय सम्राट अपने दिव्य बालों में कंघी करने के लिए करते हैं। पफेट, बुरे आदमी, तुम ये सब इतना रहस्यमय बना रहे हो। क्या ये सिर्फ एक कांच का दर्पण, एक माउंटिंग ब्लॉक और एक सींग वाली कंघी नहीं है? पास से टहल रहे एक गैलिक मजबूत आदमी को उसका विवरण मजेदार लगा और कुछ देर सुनने के बाद वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें क्या पता, ये तो स्वर्ग के सम्राट द्वारा उपयोग किए जाने वाले खजाने हैं। इन्हें सांसारिक वस्तुओं के साथ कैसे रखा जा सकता है? दिव्य पुरुष ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, मुझे तो यह एक सामान्य दर्पण, लकड़ी का स्टूल और सींग वाली कंघी जैसा लगता है। मुझे इनमें कोई जादुई बात नहीं दिखती, गैलिक व्यक्ति ने असमंजस में कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास ज्ञान की गहराई का अभाव है, दिव्य ने उदासीनता से उत्तर दिया। प्रभु, आप उस व्यक्ति से इतनी बात क्यों कर रहे हैं जो खरीद ही नहीं रहा है? आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया है कि स्वर्गीय सम्राट ने इसका उपयोग किस लिए किया था। लिन शेन ने पिक्सेलयुक्त वस्तु की ओर इशारा किया और झबरा पुराने दिव्य से पूछा। वह वास्तव में यही वस्तु चाहता था, अन्य सभी प्रश्न तो बस एक दिखावा मात्र थे। गैलिक व्यक्ति के व्यवधान से लिन शेन काफी निराश हो गया, क्योंकि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने व्याख्या करना बंद कर दिया था। लिन शेन की बातें सुनकर सेलेस्टियल ने गैलिक हटे कट्टे आदमी को नजरअंदाज कर दिया और लिन शेन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी नजर गुणवत्ता पर है। इसे ब्लू सी डिवाइन शंख कहा जाता है, जिसे ब्लू स्पाइरल सागर के अमर प्राणी से लिया गया है। इसके साथ तुम ब्लू स्पाइरल सागर की आवाज सुन सकते हो। मेरी बात पर यकीन नहीं होता? इसे खुद आजमा कर देखो। ऐसा कहते हुए दिव्य ने नीले सागर के दिव्य शंख को लिन शेन के कान के पास लाया ताकि वह नीले सर्पिल सागर की आवाज सुन सके। लिन शेन ने ध्यान से सुना और सचमुच एक सीटी जैसी आवाज सुनी, जैसे समुद्र पर हवा बह रही हो। लिन शेन हैरान हो गया। यदि उसके अंदर अग्नि बीज नहीं होता तो उसने निश्चित रूप से व्यापारी को ठग होने के लिए शाप दिया होता। क्या नीला सागर दिव्य शंख, क्या नीले सर्पिल सागर की ध्वनि? ये सिर्फ एक साधारण शंख था, जो मानव माँ ग्रह पर किसी भी सामान्य शंख से अपनी संरचना के कारण ऐसी ध्वनियां उत्पन्न कर सकता था। युवक, क्या तुमने नीले सर्पिल सागर की ध्वनि सुनी? दिव्य ने शंख वापस लेते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सुना है, ये वास्तव में वहाँ है। यह उस चीज के लिए उपयुक्त है जिसे स्वर्गीय सम्राट ने एक बार इस्तेमाल किया था।
स्वर्गीय सम्राट ने इसका फिर से क्या उपयोग किया? लिन शेन ने पूछा, ढोंगी को शाप देने की इच्छा को दबाते हुए, बहुत रुचि दिखाते हुए। वो ये नहीं कह सकता था कि यह सब नाटक था, वो वास्तव में शंख में बहुत रुचि रखता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक कलाकृति थी जिसका उपयोग स्वर्गीय सम्राट ने किया था। यह नीला सर्पिल दिव्य शंख कभी कभी नीले सर्पिल समुद्र के संगीत के साथ प्रतिध्वनित होता है। ये प्रकृति की ध्वनि है, महासागर का संगीत है। जब भी स्वर्गीय सम्राट को बेचैनी महसूस होती थी तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। दिव्य ने विस्तृत रूप से वर्णन किया। क्या ये वाकई चमत्कारी है? मुझे सुनने दो। गैलिक व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और शंख उठाकर अपने कान से लगा लिया। उसने जल्दी से उसे वापस रख दिया और तिरस्कारपूर्वक बोला, बूढ़े आदमी, तुम्हें सच में धोखा देना आता है। प्रकृति की आवाजों और समुद्र के संगीत के बारे में ये सारी बातें शंख की साधारण ध्वनि मात्र हैं। यदि आप इसे नहीं सुन सकते तो इसका कारण यह है कि आपका भाग्य इतना उथला है कि आप इन परिष्कृत ध्वनियों की सराहना नहीं कर सकते, स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। लिन शेन कोई और जटिलता नहीं चाहता था और उसने तुरंत पूछा, भगवान, स्वर्गीय सम्राट द्वारा इस्तेमाल किए गए इस नीले सागर दिव्य शंख की कीमत कितनी है? उसकी बकवास मत सुनो। जो भी स्वर्गीय सम्राट ने नीले सागर के दिव्य शंख का इस्तेमाल किया है वह सिर्फ एक सामान्य शंख है। बाहर जाकर टहल लो, हो सकता है तुम भी एक उठल लो, गैलिक व्यक्ति ने कहा। तुम कुछ खरीद रहे हो या नहीं? अगर नहीं खरीद रहे हो तो कहीं और जाकर खेलो। तुम यहाँ क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हो? स्वर्गीय सम्राट ने आंखें घुमाते हुए कहा। तो फिर मैं चला जाऊंगा, वैसे भी तुम्हारे कबाड़ की कौन परवाह करता है, गैलिक व्यक्ति ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया था, बस एक मोड़ पर मुड़ा था कि अचानक उसे सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और फिर वह बेहोश हो गया। एक टोपी पहने हुए दिव्य प्राणी गैलिक व्यक्ति को एक निर्जन स्थान की ओर ले जा रहा था। 10 लाख स्वर्गीय मुद्रा, स्वर्गीय सम्राट ने आश्चर्यजनक रूप से घोषणा की। प्रभु, हम यहाँ पुराने दोस्तों की तरह हैं, मुझे छूट दीजिए। लिन शेन ने महसूस किया कि यह झबरा बूढ़ा दिव्य बहुत ज्यादा मांग रहा था, एक टूटे हुए शंख को 1 मिलियन स्वर्गीय मुद्रा में बेचना चाहता था। निर्वाण प्राणी सामग्री, क्या 1 मिलियन स्वर्गीय मुद्रा बहुत अधिक है? स्वर्गीय सम्राट ने जवाब दिया। लिन शेन ने हंसते हुए कहा, यदि यह वास्तव में निर्वाण क्रिएचर्स की सामग्री होती तो मैं इसे खरीदता भी नहीं। तो फिर आप इसे क्यों खरीद रहे हैं? स्वर्गीय सम्राट ने लिन शेन के जवाब से कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्योंकि यह स्वर्गीय सम्राट द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखने के लिए खरीदना चाहता था, ताकि दिव्य राजा की आभा का आनंद ले सकूं, ताकि जब भी मैं बाहर काम कर रहा हूं तो सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। लिन शेन को पैसे खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास इतना पैसा नहीं था। चतुर युवक, स्वर्ग के सम्राट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु निश्चित रूप से एक दिव्य राजा की आभा से युक्त होती है। यदि तुम इसे पहनोगे तो तुम्हारे प्रयास निश्चित रूप से बिना किसी बाधा के सफल होंगे, स्वर्ग के सम्राट ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तो कीमत के बारे में आप क्या कहते हैं? लिन शेन की सबसे बड़ी चिंता वह थी जिसका उल्लेख शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने बिल्कुल नहीं किया था। स्वर्गीय सम्राट द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु जो दिव्य राजा की आभा से युक्त है, क्या 10 लाख डॉलर से अधिक महंगी है? स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, महंगा तो नहीं है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं अपना कम्युनिकेटर तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मैंने ये नवीनतम मॉडल 5 लाख में खरीदा है। शेष 5 लाख में मैं इसे सीधे तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। तुम क्या कहते हो? लिन शेन ने कहा। चतुर सेलेस्टियल के साथ बातचीत करते करते थक गया था, वह बस पहले अग्निबीज को सुरक्षित करना चाहता था। क्या तुम सच में इसे खरीदना चाहते हो? स्वर्गीय सम्राट थोड़ा हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन वास्तव में इसे खरीदने के बारे में गंभीर होगा। बेशक मैं गंभीर हूँ, अन्यथा मैं आपसे इतनी बात क्यों करता? लिन शेन ने कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस चीज की कीमत 10 लाख है? स्वर्गीय सम्राट ने लिन शेन को एक अजीब भाव से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिन शेन मूर्ख है, कोई भी साफ तौर पर देख सकता था कि यह कोई अमर नीला सागर दिव्य शंख नहीं था। मेरे पास अभी भी इतनी समझ है। स्वर्गीय सम्राट द्वारा इस्तेमाल की गई कोई भी चीज, चाहे वह किसी भी स्तर की हो, 1 मिलियन के बराबर होती है। बस मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लिन शेन ने कहा।
वो सिर्फ शंख लेना चाहता था और कोई परेशानी या संदेह पैदा नहीं करना चाहता था, उसे कोई बहाना बनाना था। हाँ हाँ ठीक है, आपके पास आधा मिलियन है ना? तो इसे आधा मिलियन ही रहने दें। पैसे ट्रांसफर कर दें, स्वर्गीय सम्राट हंसे। ठीक है। लिन शेन ने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए और फिर ब्लू सी डिवाइन शंख को सावधानी से अपने पास रख लिया। वह अपने चेहरे पर चमकती खुशी को दबा नहीं सका। आपका अगला लेख एम्पायर पर है। स्वर्गीय सम्राट ने ये देखा और उसका चेहरा और भी अजीब हो गया। लिन शेन की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये बच्चा दिलचस्प है। क्या उसने मुझे पहचाना या उसने पहचाना कि यह चीज वास्तव में मेरी है? NOWELL-BEAT-JAN.C ओम काफी देर तक बाजार में घूमता रहा। आखिरकार उसने मयूर कबीले के एक दुबले पतले आदमी को एक शांत कोने में अपनी दुकान लगाते देखा। मोर कबीले की विशेषताओं को पहचानना अपेक्षाकृत आसान था। उन सभी के माथे पर एक मोर पुतली थी, जो आमतौर पर बंद रहती थी, जिससे ऐसा लगता था कि उनकी भौहों के बीच एक नीला निशान है। क्या आप कौन चुवान हैं? लिन शेन ने मोर कबीले के आदमी की ओर देखते हुए पूछा। हर चीज की एक कीमत होती है। जो चाहो ले लो और पैसे वहीं छोड़ दो, मयूर वंश के व्यक्ति ने भावशून्यता से कहा। मैं तियान हूँ, सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूशन का नया प्रमुख। क्या आप संस्थान में वापस आकर काम करने में रुचि रखते हैं? लिन शेन ने अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया। नहीं जा रहा, कोन चुवान ने बिना अपनी आंखें उठाए ही जवाब दिया और तुरंत लिन शेन को मना कर दिया। ठीक है, जब भी आप दिव्य गुरुओं के संस्थान में वापस जाना चाहें तो मुझे ढूंढने आए। लिन शेन बिना कुछ और कहे बोलने के तुरंत बाद वहां से चले गए। लिन शेन के अचानक चले जाने से कोन चुवान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। उन्होंने दिव्य गुरुओं के संस्थान की हाल की स्थिति के बारे में सुना था और उन्हें विश्वास नहीं था कि एक आरोही स्तर का मानव वास्तव में संस्थान को पुनर्जीवित कर सकता है। स्वर्गीय सम्राट और छोटे शाही चाचा के समर्थन के बावजूद दिव्य गुरुओं की संस्था को पुनः स्थापित करना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन होगा। सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूशन ने स्वर्गीय सम्राट और सेलेस्टियल अकादमी के बीच एक अजीब स्थिति पर कब्जा कर लिया, जिससे दोनों पक्षों की शिकायतों को सहना पड़ा। संस्था का पिछला प्रमुख पहले से ही सेलेस्टियल रेस का एक अनुभवी सदस्य था, जिसके पास स्थिति और प्रभाव दोनों थे और उसकी जाति के भीतर मजबूत संबंध थे। फिर भी अंततः सेलेस्टियल अकादमी के डीन के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। बिना किसी आधार, योग्यता, संपर्क के तथा किसी अन्य जाति से आए हुए व्यक्ति कैसे सेलेस्टियल मास्टर्स इंस्टीट्यूशन को पुनर्जीवित कर सकते हैं? अंतिम परिणाम मृत्यु ही प्रतीत होता था, चाहे वह स्वर्गीय सम्राट के हाथों हो या दिव्य अकादमी के हाथों। ये बस एक मृतंत था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने इस बात पर जोर नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि कोन चुवान को मनाने के लिए उनके पास कोई ताकत नहीं है। किसी को उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहना, जब तक कि कोन चुवान के पास कोई विकल्प न हो और वह खुद ऐसा करने को तैयार हो, तब तक उसकी कोई भी बात काम नहीं आएगी। तो फिर यह कोई नहीं है। मैं वैसे भी बल प्रयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। लिन शेन नए प्राप्त शंख के साथ अपने रहने के क्वार्टर में लौट आया, जिसका उद्देश्य पहले अग्नि बीज को जगाना था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अपने स्थान पर वापस आया, उसे अच्छी खबर मिली। शैगी ओल्ड सेलेस्टियल से जीता हुआ पालतू अंडा उसने इंक्यूबेटर में रख दिया था और अब इंक्यूबेटर संकेत दे रहा था कि पालतू अंडा फूटने वाला है। आश्चर्य है कि यह किस तरह का पालतू जानवर है। लिन शेन ने अंडे के अंदर के प्राणी के बाहर आने का इंतजार किया। कई घंटों के बाद भी जब वे वुफू अपने कमरे से बाहर निकले तो पालतू जानवर अभी भी खोल से बाहर नहीं निकला था। डेथ पाउडर असेंशन। इससे पहले कि लिन शेन कुछ कह पाता, वे वुफू, जो शायद ही कभी अपनी पहल पर बोलता था, बोलना शुरू कर दिया। मृत्यु पाउडर ऊपर चढ़ गया है। इसे ऊपर चढ़ाने के लिए आपने कौन सा आरोही अंडा इस्तेमाल किया? लिन शेन ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, आरोही अंडा खिलाया गया। आत्मा आधार आरोही, वे वुफू ने कहा और डेथ पाउडर से संबंधित कैप्सूल और चाबी लिन शेन को सौंप दी। ये सिर्फ एक स्पिरिट बेस का उपभोग करके ऊपर उठा। लिन शेन ने आश्चर्य से पूछा, कैप्सूल लेते हुए और डेथ पाउडर की विशेषताओं की जांच करते हुए। उत्परिवर्तित डेथ श्रैडर सुपर बेस फर्स्ट टन आरोही प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 81, गति 81, कठोरता 81, कठोरता 81। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जीवन आधार सुपर बेस क्रशिंग डायरी।
आधार परिवर्तन प्रतिभा, सुपर बेस भक्षण, सुपर बेस विकास, सुपर बेस कवच भेदी स्पाइक, सुपर बेस तात्कालिक गति, सुपर बेस संशोधन, सुपर बेस ठोसीकरण, सुपर बेस आत्मा संचयन, सुपर बेस जेल किंग्स आई। बैकवोट। क्रशिंग डायरी, पहला टन सुपर बेस लाइफ बेस। ताकत 81 NO वेल बी जन .com। गति 81। कठोरता 81। आधार प्रतिभा, क्रशिंग डायरी, फॉग ऑफ म्यूटेशन। क्रशिंग डायरी कुचले गए प्राणियों का डेटा रिकॉर्ड करती है। डेटा का विश्लेषण करके प्राणी की कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। उत्परिवर्ती क्रशिंग डायरी में दर्ज डेटा का उपयोग अस्थायी रूप से मेजबान में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। उत्परिवर्तन के प्रभाव कुचले गए प्राणी के डेटा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लिन शेन को कुछ हद तक अनिश्चितता थी कि डेथ पाउडर की डबल लाइफ बेस प्रतिभा मजबूत थी या कमजोर। सबसे पहले किसी प्राणी को खाना चाहिए और फिर उस प्राणी की कमजोरी का पता लगाना चाहिए, जो कि बहुत कम उपयोगी प्रतीत होती है। आखिरकार एक बार जब इसे खा लिया गया तो इसकी कमजोरी जानने से क्या फायदा। लेकिन दूसरी बार सोचने पर आमतौर पर एक से ज्यादा तरह के जीव होते हैं। उदाहरण के लिए सेलेस्टियल रेस के मामले में अगर वह डेथ पाउडर को पहले उनमें से किसी एक को खाने देता है तो उसे सेलेस्टियल रेस की कमजोरी का पता चल जाएगा। फिर सेलेस्टियल रेस के दूसरे सदस्यों का सामना करके वह उनकी कमजोरियों को निशाना बना सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये फिर से कुछ हद तक उपयोगी लग रहा था, लेकिन लिन शेन के पास फायर सीड का एक्यूपॉइंट सीलिंग कौशल था, जो प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को देखने में सक्षम होने के बराबर था, इसलिए ये कौशल फिर से कम उपयोगी लग रहा था। हालांकि म्यूटेंट का कुछ उपयोग था। क्रशिंग डायरी से विश्लेषण किए गए डेटा का उपयोग डेथ पाउडर के अपने उत्परिवर्तन के लिए किया जा सकता था, लेकिन उत्परिवर्तन के वास्तविक प्रभावों के लिए प्रयोग की आवश्यकता होगी। किसी भी मामले में ये तथ्य कि डेथ पाउडर ऊपर चढ़ सकता था, लिन शेन के लिए एक अच्छी बात थी। अंततः उसके पास एक आरोही स्तर का लड़ाकू था। लिन शेन ने डेथ पाउडर के उत्थान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पूछा और वेई वुफू ने इसे समझाने में काफी प्रयास किया। वह डेथ पाउडर के साथ रिंग माउंटेन प्लेनेट पर सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार कर रहा था। वह खुद स्पिरिट बेस की सीमित मात्रा ही पचा सकता था, इसलिए उसने इसका ज्यादातर हिस्सा डेथ पाउडर को खिला दिया। आज इसे कुछ और खिलाने के बाद डेथ पाउडर अप्रत्याशित रूप से ऊपर चढ़ गया। पूरी प्रक्रिया बहुत सहज थी और इससे कोई विशेष परिस्थितियां पैदा नहीं हुई, न ही यह कॉस्मिक रेनबो लाइट को ट्रिगर करने में कामयाब रही। बूढ़े वेई, हमें विशाल रिंग स्टार की ओर वापस जाना होगा, लिन शेन ने वेई को विवरण बताया। सुनने के बाद वेई ने केवल इतना कहा, कठिन। क्या ये सच नहीं है? मैं वाकई मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो स्वर्गीय सम्राट मुझसे निपट लेंगे। अगर मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो सेलेस्टियल अकादमी मुझसे परेशानी मोल लेने आएगी। ये दोनों मोर्चों पर चुनौतीपूर्ण है, लिन शेन ने आह भरी। तियानशुन, सख्त, तुम सच में कुत्ते हो, वेई वुफू ने उसके बाद कहा। लिन शेन को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। बूढ़े वेई, आप मेरी स्थिति जानते हैं। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं विशालकाय रिंग स्टार के पास नहीं जाता तो वह बूढ़ा आदमी, स्वर्गीय सम्राट, मुझे जाने नहीं देगा। हम दोनों मर सकते हैं। तियानशुन, आप शांति और ची, मैं आपकी मदद करता हूँ, वेई वुफू ने बेपरवाही से कहा। ठीक है, मैं खुद ही तियानशुन के पक्ष के लिए कुछ सोचूंगा। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मैं इसे उससे लिया गया ऋण मान लूंगा और बाद में उसे वापस कर दूंगा, लिन शेन ने सोचा। अगर वाकई कोई दूसरा उपाय नहीं था तो वह बाद में अपने हिस्से से तियानशुन को मुआवजा दे सकता था। वह जो भी कर सकता था वो करेगा। अगर वह पर्याप्त नहीं था तो वह उसे मुआवजा देने का कोई और तरीका खोज लेगा। साम्राज्य में अनुभव की कहानियां। लिन शेन को भी पता था कि यह कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी। अगर यह मामला वाकई सुलझ गया तो हर बार जब संसाधन जायंट रिंग स्टार को सौंपे जाएंगे तो उन्हें इस समय के मानकों के अनुसार सौंपना होगा। लिन शेन हर बार तियानशुन की भरपाई नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी बहुत परेशान था और केवल इतना ही कह सका कि बूढ़ा आदमी, स्वर्गीय सम्राट, वास्तव में बहुत कपटी था। वह बूढ़ा आदमी, वो व्यभिचार के लायक है, लिन शेन ने मन ही मन स्वर्गीय सम्राट को कोसा। शाही महल के अंदर स्वर्गीय सम्राट, जो कई शाही संगिनियों के साथ गर्म पानी के झरने में स्नान कर रहा था, अचानक कई बार चीखने लगा। महाराज, कौन आपके बारे में फिर से सोच रहा है?
शाही संगिनियों में से एक तैरकर स्वर्गीय सम्राट के पास पहुंची और बोली, एक लोक कहावत है कि छींकने का मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। क्या ये तुम नहीं हो, मेरी प्रिय शाही संगिनी, जो मेरे बारे में सोच रही हो? तब तो तुम्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। स्वर्गीय सम्राट ने हंसते हुए संगिनी को अपनी बाहों में खींच लिया। लिन शेन ने 10 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया जब उसने शैगी ओल्ड सेलेस्टियल से जीता हुआ पालतू अंडा आखिरकार टूट गया। एक छोटा सा काला जानवर अंडे के छिलके को तोड़कर बाहर निकल आया, जो एक नाजुक ऑब्सीडियन किरण जैसा दिख रहा था। लिन शेन ने तुरंत एक उंगली उठाए और नवजात जैड एक्सेक्विजिट को स्थिर कर दिया, उसे तब तक हिलने से रोक दिया जब तक कि उसकी भयंकर आंखों में एक विनती भरी नजर नहीं आ गई। उसके बाद ही लिन शेन ने अपने दबाव बिंदुओं को छोड़ा। जैसे ही वह फिर से चलने की क्षमता में आया, जैड एक्सेक्विजिट ने उसे काट लिया। लिन शेन की उंगली ने एक बार फिर बिजली की गति से उसके दबाव बिंदुओं पर प्रहार किया। छोटे दोस्त, तुम अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम बहुत जल्दी आ गए, कुछ और साल इंतजार करो, लिन शेन ने प्रसन्न भाव से कहा। लिन शेन ने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया और जानवर से नजरें मिला ली। काफी देर बाद जैड एक्सेक्विजिट की नजरें लगातार असहाय होती गईं। ये देखते हुए कि समय सही था, लिन शेन ने अपने दबाव बिंदुओं को छोड़ दिया। जैड एक्सेक्विजिट ने आज्ञाकारी रूप से अपनी पालतू कुंजी सौंप दी और फिर अंडे के छिलके पर झपट पड़ा, एक बार में एक टुकड़ा चबाने लगा। लिन ने सोचा था कि जैड एक्सेक्विजिट द्वारा अंडे का छिलका खाने के बाद उसका आकार बढ़ जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि अंडे का छिलका खाने के बाद उसका आकार थोड़ा बढ़ा, लेकिन केवल थोड़ा सा, उसकी हथेली से थोड़ा बड़ा, असाधारण रूप से छोटा रह गया। लिन शेन ने पेटकी का उपयोग करके इसे कैप्सूल में बदल दिया और फिर इसकी जानकारी की समीक्षा की। उत्परिवर्तित जैड उत्तम 10 चरण आरोही। ताकत 160.3.no वेल्थ बी इन.co। गति 162। कठोरता 161.6। एड्स बाय पब फ्यूचर। कठोरता 162। जीवन आधार उत्परिवर्तित जैड सील। आधार परिवर्तन प्रतिभा उत्परिवर्तित भाग्य आभा उत्परिवर्तित जैड परिवर्तन उत्परिवर्तित लिंगलोक हृदय। उत्परिवर्ती जैड 10 चरण आरोही जीवन आधार। आधारभूत प्रतिभा पहाड़ों और नदियों को दबाना। लिन शेन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये प्राणी वास्तव में 10 चरण वाला उत्परिवर्तित आरोही था। शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने उसे धोखा नहीं दिया था। क्या उस शैगी ओल्ड सेलेस्टियल को इस पालतू अंडे के ग्रेड का पता है? क्या उसने किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की ताकि मैं सौदा कर सकूं, या क्या वह पालतू अंडे के ग्रेड को जानता था और फिर भी स्वेच्छा से नुकसान स्वीकार कर लिया? यदि यह बाद वाला है, तो शैगी ओल्ड सेलेस्टियल की पहचान इतनी सरल नहीं हो सकती है, लिन शेन ने गुप्त रूप से सोचा। लिन शेन को याद आया कि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने व्यक्तिगत रूप से उल्लेख किया था कि यह एक उत्परिवर्तित जैड एक्सेक्विजिट था, इसलिए एक उच्च संभावना थी कि उसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। लिन शेन ने उत्परिवर्तित जैड एक्सेक्विजिट के विभिन्न कौशलों का परीक्षण किया। लक ऑरा का उपयोग खुद को या दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए किया जा सकता था, लेकिन ऑरा प्राप्त करने के बाद लिन ने अपनी विशेषताओं या क्षमताओं में कोई बदलाव नहीं देखा और भाग्य के सटीक लाभों के बारे में निश्चित नहीं था। म्यूटेंट जैड ट्रांसफॉर्मेशन जैड एक्सेक्विजिट के स्वयं के उपयोग के लिए एक कौशल था, जो अपनी कठोरता को बढ़ा सकता था, और केवल अपनी कठोरता को। कठोरता में यह वृद्धि मात्र दोगुनी नहीं थी, बल्कि इसने सीधे तौर पर अपनी कठोरता को 1000 तक बढ़ा दिया था। 1000 एक पर्याप्त संख्या थी। लिन शेन के सभी कौशल सक्रिय होने के बाद भी वह अभी भी उस संख्या तक पहुंचने से बहुत दूर था। हालांकि म्यूटेंट जैड ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतिबंध भी काफी थे। केवल कठोरता में वृद्धि हुई थी, लेकिन कठोरता में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसका मतलब ये था कि शरीर की समग्र शक्ति उतनी दुर्जय नहीं थी जितनी 1000 से पता चलती है, और यह भारी हथियारों के प्रभाव के लिए विशेष रूप से कमजोर थी। हालांकि तलवार जैसे तेज धार वाले हथियारों के लिए इसका बचाव काफी प्रभावी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा अत्यधिक कठोरता और कम मजबूती के कारण म्यूटेटेड जैड एक्सेक्विजिट म्यूटेंट जैड ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने के बाद पूरी तरह से कठोर हो जाएगा, लगभग हिलने में असमर्थ हो जाएगा। म्यूटेंट लिंगलोग हॉट एक अवधारणात्मक कौशल था, जो एक बार सक्रिय होने पर जैड एक्सेक्विजिट को आसपास के विभिन्न शक्ति उतार चढ़ाव को महसूस करने की अनुमति देता था। हालांकि युद्ध में इसकी सटीक उपयोगिता अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी।
आधारभूत प्रतिभा पहाड़ों और नदियों को दबाना अपनी सीमा के भीतर विभिन्न प्राणियों के गुणों और कौशल शक्ति को कमजोर कर सकती है, जो कुछ हद तक वेवुफू के सफेद लबादे के समान है। इस चीज का उपयोग केवल एक सहारे के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तक कि अकेले पहाड़ों और नदियों को दबाने का कौशल भी पहले से ही एक भाग्य के बराबर है। लिन शेन ज़ेड एक्सक्विजिट से बहुत संतुष्ट थे। इसके 10 चरण के आरोहण के साथ इसके गुणों को शीर्ष स्तर का माना जा सकता है और इसमें पहाड़ों और नदियों को दबाने जैसा कौशल था। यद्यपि इसकी अपनी लड़ाकू क्षमता मजबूत नहीं थी, फिर भी इसकी समर्थन क्षमता शक्तिशाली थी। पहाड़ों और नदियों को दबाने की कला को फैन डांस की छठी चाल के साथ मिलाने से दुश्मन की युद्ध शक्ति बहुत कमजोर हो सकती है। अगर हम इसके ऊपर वेई की सफेद पोशाक की क्षमता जोड़ दें, तो कौन जानता है कि हमें निर्वाण स्तर की ताकतवर सेना से लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं। लिन शेन को पता था कि इस तरह की कमजोर करने वाली कला बहुत दुर्लभ थी। वृद्धि कौशल काफी आम थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम कमजोर कौशल देखे थे। यही वजह है कि लिन शेन ने ज़ेड एक्सक्विजिट को बहुत व्यावहारिक पाया। ज़ेड एक्सक्विजिट प्राप्त करने के बाद लिन शेन ने सोने की योजना बनाई और फिर विशालकाय रिंग स्टार के लिए रवाना हो गया। अप्रत्याशित रूप से शाही महल से कोई व्यक्ति आया और उसे महल में बुलाया। मूल रूप से लिन शेन ने सोचा कि यह स्वर्गीय सम्राट था जो उससे मिलना चाहता था और उसी स्थान पर गया जहां वह पिछली बार स्वर्गीय सम्राट से मिला था, जो कि वह महल था जहां स्वर्गीय पत्नी रहती थी। हालांकि उसने पाया कि पर्दे के पीछे कोई स्वर्गीय सम्राट नहीं था, केवल मयूर कबीले की स्वर्गीय पत्नी थी। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के सेलेस्टियल मास्टर तियान स्वर्गीय संगिनी को अपना सम्मान देते हैं। लिन शेन ने कहा, पर्दे से अलग होकर स्वर्गीय संगिनी को देखने में असमर्थ। पर्दे के बिना भी उसके शरीर पर पिक्सेल लगे होने के कारण लिन शेन उसकी शक्ल नहीं पहचान पाए। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, आपने मेरे भाई कोन चुवान से मुलाकात की, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? स्वर्गीय संगिनी ने पूछा। उसकी कुछ ठंडी आवाज पर्दे के पीछे से आ रही थी। शानदार और पुरुषों के बीच अद्वितीय, लिन शेन ने उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैंने तुम्हें यहाँ ये चापलूसी भरे शब्द सुनने के लिए नहीं बुलाया है, बस सच सच जवाब दो, स्वर्गीय संगिनी ने उदासीनता से कहा। यदि स्वर्गीय संगिनी सच सुनना चाहती है तो कृपया मेरी धृष्टता को क्षमा करें। लिन शेन ने बोलने से पहले सोचा, कोन चुवान वर्तमान में एक बाघ है जो मैदानों में गिर गया है, एक ड्रैगन जो उथले पानी में फंस गया है, कुछ हद तक निराश है। आप केवल सुखद शब्द बोलने में ही अच्छे हैं, ईमानदार बिल्कुल नहीं है, स्वर्गीय संगिनी ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि आप उसे खोजने गए थे, तो आप चाहते होंगे कि वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में वापस आ जाए और आपके साथ जायंट रिंग स्टार तक जाए, है न? वास्तव में मेरी ऐसी ही योजना थी, लेकिन कोन चुवान ने मुझे पहले ही अस्वीकार कर दिया है। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि स्वर्गीय संगिनी का वास्तव में क्या मतलब था। मैं अपने भाई को सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में वापस भेज सकती हूं और आपकी पूरी तरह से रक्षा करने के लिए आपके साथ जायंट रिंग स्टार जा सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। स्वर्गीय संगिनी की आवाज अंततः थोड़ी देर के बाद आई। मेरे पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है, लिन शेन ने हाथ फैलाते हुए और कड़वा चेहरा बनाते हुए कहा। स्वर्गीय संगिनी ने पफट कहकर हंसते हुए कहा, किसने कहा कि मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए? अगर यह पैसे के बारे में नहीं है तो इस पर चर्चा करना आसान है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी स्थिति क्या है? पैसे की आवश्यकता नहीं होने के उल्लेख के साथ लिन शेन ने तुरंत अपने दुख को खुशी में बदल दिया। स्वर्गीय मास्टर संस्थान का विशेष सेवा विभाग अब केवल नाम मात्र का रह गया है और व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है, जो दर्शाता है कि इसका प्रमुख कितना अक्षम है। प्रमुख का पद बदला जाना चाहिए, स्वर्गीय संगिनी ने कहा। विशालकाय रिंग स्टार का मामला समाप्त होने के बाद कोन चुवान प्रमुख होगा, लिन शेन ने तुरंत सहमति व्यक्त की। इतनी आसानी से सहमत मत हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वर्तमान विशेष सेवा विभाग प्रमुख कौन है? यदि तुम मेरी बात से सहमत हो और वापस लौटने पर इसे पूरा नहीं कर पाते, तो मुझे डर है कि तुम इसके परिणाम भुगतने में सक्षम नहीं हो पाओगे, स्वर्गीय संगिनी ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। कोन चुवान के बिना भी विशेष सेवा विभाग के प्रमुख का पद उपनाम वाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं संभाला जा सकता है, लिन शेन ने शांति से कहा। विशेष सेवा विभाग सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक था। जब सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट ने स्वर्गीय सम्राट के लिए गंदा और थकाऊ काम किया था, तो यह विशेष सेवा विभाग था जो लोगों को अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए भेजता था। ये कहा जा सकता है कि विशेष सेवा विभाग सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का मूल था।
दुर्भाग्यवश विभाग का वर्तमान प्रमुख एंड फैमिली फर्स्ट मेंशन के किसी व्यक्ति के नियंत्रण में है। सेलेस्टियल मास्टर संस्थान के पिछले प्रमुख को AN1 ने व्यक्तिगत रूप से मार डाला था और अपने ही आदमी को उस पद पर बिठाने का स्पष्ट अर्थ था कि वह नहीं चाहता था कि संस्थान आगे कुछ हासिल करे। संस्थान के प्रमुख के रूप में लिन शेन विशेष सेवा विभाग के योगदान के कारण अपने लोगों के बिना ही कार्यभार संभालने के लिए निकल पड़े थे। भले ही स्वर्गीय संगिनी ने इसका उल्लेख न किया हो, जब उसके पास क्षमता होगी तो वह निश्चित रूप से विशेष सेवा विभाग को गिरा देगा, अन्यथा दिव्य मास्टर संस्थान के प्रमुख के रूप में उसका पदनाम के अलावा कुछ नहीं होगा। आप वास्तव में एक समझदार व्यक्ति हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट ने आपको डीन के रूप में नियुक्त किया, स्वर्गीय पत्नी ने कहा, फिर पर्दा उठाया और बाहर चली गई। लिन शेन को अंततः स्वर्गीय संगिनी को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी उसका चेहरा नहीं देख सका जो मोटी मोज़ेक के पीछे छिपा हुआ था। विशाल वलय तारे तक आपकी यात्रा कठिनाइयों से भरी होगी। अपनी ताकत के साथ, यद्यपि मेरा भाई आपकी रक्षा करेगा, लेकिन वहां स्थिति जटिल है और वह अकेले ही अपने बचाव में कुछ चूक सकता है। मैं तुम्हें कुछ दूंगी, यदि तुम्हें इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे सामने जीवन मरण का क्षण आए तो ये तुम्हारी जान बचा सकता है। स्वर्गीय संगिनी ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत एक दिव्य युवती एक बक्सा लेकर आई। लिन शेन खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गीय संगिनी मुझे क्या देने जा रही है, एक पालतू जानवर या एक आत्मा आधार। मानो उसने लिन शेन के विचारों को समझ लिया हो। स्वर्गीय संगिनी के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? कृपया मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, लिन शेन ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। दुनिया में हजारों हथियार हैं, हर एक की अपनी विशेषताएं हैं और यह कहना मुश्किल है कि सबसे शक्तिशाली कौन सा है। हालांकि अगर हम सबसे शक्तिशाली हथियार के बारे में बात कर रहे हैं तो वह केवल यही हो सकता है। स्वर्गीय पत्नी ने बॉक्स से वस्तु निकालते हुए कहा। लिन शेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि स्वर्गीय संगिनी ने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा था और वह चौंक गई। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था। हालांकि उसे नहीं पता था कि स्क्रॉल के अंदर क्या है, लेकिन एक कागज के टुकड़े को सबसे शक्तिशाली हथियार कैसे कहा जा सकता है? NOWELLBEIN.com। स्वर्गीय संगिनी ने धीरे धीरे पुस्तक को खोला और उसमें एक दिव्य प्राणी का चित्र प्रकट किया जो दिखने में भगवान जैसा था। दिव्य प्राणी सभी जीवित चीजों को एक पितातुल्य देवता के रूप में देखता था। उसकी आभा असाधारण थी, उसकी महिमा अद्वितीय थी। ये है। लिन शेन ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि चित्र में कौन व्यक्ति था। ये स्वर्गीय सम्राट द्वारा हाथ से बनाया गया एक स्वचित्र है। इसे अपने पास रखो। अगर कोई इस चित्र को पहचानता है तो मुझे संदेह है कि कोई इसे छूने की हिम्मत करेगा। ये तुम्हारा सुरक्षात्मक ताबीज है। स्वर्गीय पत्नी ने पेंटिंग को फिर से लपेटा, उसे बॉक्स में रखा और दिव्य युवती को इसे लिन शेन को सौंपने दिया। लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि स्वर्गीय संगिनी का क्या मतलब था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार जिसका उसने उल्लेख किया था वह अधिकार ही होना चाहिए। यद्यपि पेंटिंग कमजोर थी और आसानी से नष्ट हो सकती थी, लेकिन यदि कोई इसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता तो स्वर्गीय सम्राट की प्रकृति को देखते हुए वह उनके पूरे वंश को नष्ट कर सकता था। हालांकि ये वस्तु केवल उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो स्थिति, पद और तर्क के अनुसार काम करते हैं। अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो नियमों के अनुसार नहीं खेलता है तो पेंटिंग बेकार हो जाएगी। यदि N117 और N118 को मृत अंत तक पहुंचा दिया जाए तो पेंटिंग मौजूद होने के बावजूद यह उनके हत्यारे इरादे को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। धन्यवाद स्वर्गीय संगिनी। लिन शेन ने दोनों हाथों से बॉक्स लिया, यह महसूस करते हुए कि इसे न पाने की तुलना में इसे पाना बेहतर है। ये छोटी सी चीज भी ले लो, ये किसी काम की हो सकती है, स्वर्गीय संगिनी ने कहा और उसने अपने सिर से एक पंख निकाला और लिन शेन की ओर फेंका। लिन शेन ने पंख को पकड़ा और देखा कि यह एक असली सफेद पंख था जो एक उंगली लंबा था, सोने या जैद से बना नहीं था, और उसने सोचा कि स्वर्गीय संगिनी इसका क्या उपयोग करना चाहती थी। अब जाओ, मेरा भाई कल सुबह सबसे पहले सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेगा। स्वर्गीय पत्नी ने आगे कुछ और बताने की मंशा के बिना कहा और लिन शेन को जाने के लिए इशारा किया। आगे और अधिक पूछताछ न करने की इच्छा रखते हुए लिन शेन ने ध्यान से पंख को जेब में रख लिया और बॉक्स को हाथ में लेकर शाही महल से बाहर चला गया।
लिन शेन के चले जाने के बाद मयूर वंश का एक पुरुष एक तरफ के हॉल से निकला। यह कोई और नहीं बल्कि लंबा और पतला कोन चुवान था। छोटी बहन, क्या तुम सच में मानती हो कि वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को पुनर्जीवित कर सकता है? कोन चुवान ने पूछा। उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। मैं सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करती, मैं जानती हूँ कि स्वर्गीय सम्राट को दिव्य गुरु संस्थान की जरूरत है। स्वर्गीय संगिनी ने आह भरी। भाई, आपको विशालकाय रिंग स्टार की अपनी यात्रा में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप उसकी पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो स्काई पिनिकल स्टार पर वापस लौटने की जहमत न उठाएं। मैं समझ गया। कोन चुवान ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। प्रमुख द्वारा की जाने वाली किसी भी हरकत की सूचना मुझे समय रहते दी जानी चाहिए। वह बहुत छोटा है और दिव्य जाति के बारे में बहुत कम जानता है, इसलिए वह कुछ न कुछ अनदेखा कर सकता है। मुझे स्थिति को तुरंत ठीक करना होगा। स्वर्गीय पत्नी ने कोन चुवान को एक बार फिर निर्देश दिया और फिर उसे जाने दिया। लिन शेन के वापस आने पर उसने पंख की जांच की, लेकिन उसमें कुछ भी असामान्य नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि यह एक साधारण पक्षी का पंख है, जिससे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर्गीय संगिनी ने उसे यह पंख क्यों दिया था। लिन शेन ने पंख को एक छोटे प्लास्टिक बैग में डाला और फिर अपने बैग में डाल लिया। हालांकि वह इसके उपयोग के बारे में अनिश्चित था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि स्वर्गीय संगिनी उसे बिना किसी उद्देश्य के एक सामान्य पंख दे देगी। ये देखकर कि अभी भी सुबह है, लिन शेन ने थोड़ी देर के लिए अपने कौशल का अभ्यास किया। जैसे ही शाम होने लगी, उसने शंख को गले लगाया और सो गया। वह भोर होने तक सोता रहा। जब लिन शेन जागा तो शंख पर बनी पच्चीकारी गायब हो चुकी थी और वह एक साधारण शंख की तरह लग रहा था, जिसमें कोई असाधारणता का संकेत नहीं था। हालांकि लिन शेन के दिमाग में एक नया अग्नि बीज कौशल उभरा था। एक अपूर्ण सुपर बेस विकासवादी बीज युद्ध गीत। मेरे बीजीएम में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। लानत है, लिन शेन ने कहा। इस अग्नि बीज का परिचय देखकर वह हैरान और रोमांचित दोनों था। इतने लंबे समय के बाद उसे अंततः एक और अपूर्ण अग्नि बीज मिल गया था। पिछला बीज स्वर्ग के लिए बलिदान था। स्वर्ग के लिए बलिदान की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था और अप्रत्याशित रूप से इस साधारण शंख में एक अपूर्ण अग्नि बीज भी निहित था। युद्ध गीत के परिचय की पहली पंक्ति पढ़ते ही लिन शेन खुशी से झूम उठा। उसका खून उत्तेजना से उबलने लगा। युद्ध गीत की गूंज के साथ आकाश के नीचे बेजोड़ जोरदार स्पीकरों के साथ मेरे साथ अजयता आती है। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, लिन शेन को एहसास हुआ कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। एक अपूर्ण अग्नि बीज आखिरकार पूर्ण नहीं है और संभवतः इतना अजेय भी नहीं हो सकता, अन्यथा इसे अपूर्ण नहीं माना जाएगा। स्वर्ग के लिए बलिदान की तरह युद्ध गीत की क्षमता सीमित थी। ये केवल अपराजय होने के बारे में नहीं था। स्वर्ग के लिए बलिदान की आवश्यकता होती थी और जितना अधिक होता था, यह उतना ही शक्तिशाली होता जाता था। युद्ध गीत को चढ़ावे की जरूरत नहीं थी, बल्कि संख्या की जरूरत थी। युद्ध गीत जितने ज्यादा लोग एक साथ गाएंगे, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। यह क्या बकवास है? मैं हर बार जब किसी से लड़ता हूं तो अपने साथ गायक मंडली तो नहीं ला सकता, है न? लिन शेन मन ही मन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि आगे सोचने पर, यदि वह इस युद्ध गीत को सेना के युद्ध गान में बदल सकता है और युद्ध के दौरान सैनिकों को एक साथ इसे गाने के लिए कह सकता है, तो क्या यह उसे अजेय नहीं बना देगा? संगीत कला को बढ़ावा देना, राष्ट्र की भावना को विकसित करना, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को टाला नहीं जा सकता। जबकि लिन शेन ने इस तरह से सोचा था, युद्ध गीत को बढ़ावा देना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। युद्ध गीत की जानकारी में गीत के बोल और स्कोर शामिल थे। यद्यपि लिन शेन बचपन में कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली थे, लेकिन जब संगीत की बात आती थी तो वे वास्तव में सुरबधिर थे। अधिक गंभीर मुद्दा ये था कि वे कुछ हद तक सुरबधिर थे। वह गीत के बोल बिना किसी समस्या के पढ़ सकता था, लेकिन उन्हें गाना उसके लिए पूरी तरह असंभव था। वह ये नहीं जानता था कि इसे कैसे गाया जाए। मुझे सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो इस युद्ध गीत को गाने के लिए संगीत के अंकों को समझता हो, लिन शेन ने कहा, जब वो वेई वुफू के पास ये पूछने के लिए गया कि क्या वह अंकों को समझ सकता है। पूछने के बाद लिन शेन को तुरंत पछतावा हुआ। वेई वुफू ठीक से बोल भी नहीं सकता था और एक मार्शल कट्टरपंथी था। वह ऐसी चीजों को कैसे समझ सकता था? वेई से ये बातें पूछना कुछ अपमानजनक था। समझ गया।
वेई वुफू के जवाब ने लिन शेन को वहीं पर चकित कर दिया। क्या तुम सच में संगीत के अंकों को समझते हो? लिन शेन ने उसकी ओर देखते हुए अविश्वसनीय रूप से पूछा। समझ गया, वेई वुफू ने दृढ़तापूर्वक अपना उत्तर दोहराया। विश्वास और संदेह के मिश्रण के साथ लिन शेन ने अपने मन से युद्ध गीत का स्कोर तैयार किया और फिर उन्होंने गीत लिखना शुरू कर दिया। हालांकि गीत लिखते समय लिन शेन को एक समस्या का सामना करना पड़ा। गीत के बोल सिर्फ एक पंक्ति के थे जो बार बार दोहराए गए। इसके अलावा गीत के बोल कुछ हद तक विचित्र थे, इतने विचित्र कि लिन शेन को इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुई। आकाश विशाल है, क्षेत्र असीम है, मैंने अपना जीवन उन्मत्त होकर जिया है। वेई वुफू ने लिन शेन द्वारा लिखे गए गीत और संगीत को उठाया और गाना शुरू किया। लिन शेन का मुंह खुला रह गया और वो वेई वुफू को अचंभित होकर देखने लगा। आमतौर पर धीमी गति से बोलने वाले वेई वुफू गाते समय बिल्कुल भी रुकते नहीं थे और उनके अंदाज में एक निर्भीकता थी। वेई वुफू द्वारा बार बार गाए गए इन कुछ हद तक असभ्य गीतों ने वास्तव में लोगों का खून खौलने जैसा महसूस कराया। जितना अधिक वह गाता, यह उतना ही अधिक उत्साहपूर्ण और जोशीला होता जाता, जिससे चिल्लाने के लिए एक अदम्य इच्छा पैदा होती। वेई के गाना समाप्त करने के बाद लिन शेन खुद को रोक नहीं सका और उसने वेई वुफू के चेहरे को छू लिया। वेई वुफू ने भौहें सिकोड़ते हुए पीछे कदम बढ़ाया और भ्रम से भरे चेहरे से लिन शेन को घूरने लगा। क्या तुम सच में वेई हो, या कोई और तुम्हारे वेश में है? क्या तुम्हारा शव छीन लिया गया है? लिन शेन को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वेई ही था जिसने ये शब्द गाए थे। नहीं, गाना कहो अलग। जैसे ही वेई वुफू ने बात करना शुरू किया, लिन शेन को पता चल गया कि यह वेई था, कोई धोखेबाज नहीं, और उसका शरीर नहीं छीना गया था। वेई, इसे फिर से गाओ। लिन शेन अभी अभी चौंक गया था और उसने युद्ध गीत के वास्तविक प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया था। वेई ने एक बार फिर गाना गाया और जैसे ही उसने गाया, लिन शेन को अपने शरीर में ताकत का उछाल महसूस हुआ, जैसे कि उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया गया हो, जैसे कि कोई छिपी हुई क्षमता अनलॉक हो गई हो। उसे पूरी ताकत महसूस हुई, उसका खून दौड़ रहा था मानो उबल जाएगा। इसे आजमाने पर लिन शेन ने ताकत, गति और कई अन्य पहलुओं में वृद्धि देखी, लेकिन यह वृद्धि बहुत बड़ी नहीं थी। इस चीज के लिए वास्तव में ज्यादा लोगों को एक साथ गाने की जरूरत थी। युद्ध गीत गाने वाले एक व्यक्ति ने उसके लिए केवल सीमित वृद्धि प्रदान की। जब मैं बाद में एक सेना का निर्माण करूंगा, तो मैं इसे सैन्य गान बनाऊंगा, लिन शेन ने भविष्य के बारे में सोचा, हालांकि अब वह केवल सपना देख सकता था। ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है। इसमें संगत की कमी है। लिन शेन को पहले भी लगा था कि कुछ कमी है और अब उसे एहसास हुआ कि गाने में वाद्य संगत की कमी थी, जिससे माहौल खराब हो गया था। वेई, क्या तुम कोई वाद्य यंत्र बजाते हो? कुछ संगत लेकर आओ, लिन शेन ने कहा। वायलिन, सेलो, गिटार, ड्रम सेट, सैक्सोफोन, एरहू, पीपा, बुझेंग, पियानो। वेई वुफू ने धीरे धीरे कई वाद्य यंत्रों की सूची बनाई। लिन शेन ने मुंह खोले हुए संकोच से पूछा, आप इनमें से कुछ भी नहीं बजा सकते? सब खेल सकते हैं, वेई वुफू ने शांति से कहा। भाई, तुम कमाल हो। लिन शेन ने वेई को अंगूठा दिखाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेई एक बहुमुखी संगीतकार थे। लिन शेन वेई के लिए एक उपकरण ढूंढना चाहते थे, लेकिन अफसोस आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। वेई के साथ लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट गए और वास्तव में उन्होंने कोन चुवान को अंदर इंतजार करते हुए पाया। एनसाई ने अपनी बहाली को सुचारू रूप से संसाधित किया, सब कुछ बिना किसी बाधा के हुआ। चाहे वह आने के लिए अनिच्छुक था या वह बस लिन शेन को नीची नजर से देखता था, कोन चुवान बहुत कम बोलता था, केवल तभी जवाब देता था जब उससे कुछ पूछा जाता था, अन्यथा चुप रहता था। लिन शेन ने भी उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार जिस व्यक्ति से वह विशालकाय रिंग स्टार के लिए बात कर रहा था, वह स्वर्गीय पत्नी थी। वह कोन चुवान को विशेष सेवा विभाग का प्रमुख बनने से पहले ये तय नहीं होने देगा। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में व्यवस्था करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए लिन शेन कोन चुवान और वेई के साथ विशाल रिंग स्टार की अपनी यात्रा की तैयारी करने के लिए निकल पड़े। टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर जाते समय रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक संगीत की दुकान मिली। चूंकि यह हमारे सामने आ ही गया है, तो चलो अंदर जाकर कोई वाद्य यंत्र खरीद लें, लिन शेन ने सोचा और दुकान में प्रवेश कर गया। लिन शेन को केवल कुछ सामान्य वाद्य यंत्र ही पहचान में आते थे और उन्हें संगीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
दुकान में अलग अलग वाद्य यंत्रों को देखते हुए वह गिटार और बास गिटार के बीच का अंतर भी नहीं बता पाए। दुकान का मालिक, चश्मा पहने एक बूढ़ा दिव्य व्यक्ति, खिड़की के पास एक स्टूल पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। उसके बगल में खिड़की पर एक भाप से भरा चाय का कप रखा हुआ था। जब बूढ़े सेलेस्टियल ने लिन शेन और उसके साथियों को प्रवेश करते देखा तो उसने सहजता से कहा कि वे चारों ओर देख सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। फिर वह अपनी पुस्तक पढ़ने में लग गया। वे, आपको क्या लगता है कि उस गाने के साथ बजाने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उपयुक्त होगा? लिन शेन ने वेई की ओर मुड़कर पूछा। वेई संगीत वाद्य यंत्र की दुकान के अंदर रुक गया। अंततः उसका ध्यान शेल्फ पर रखे एक वाद्य यंत्र पर गया। यह है ओम, वेई वुफू ने बोलते हुए शेल्फ पर रखे उपकरण की ओर इशारा किया। वेई, क्या तुम सच में यही चाहते हो? लिन शेन ने अजीब भाव से वेई वुफू को देखा, फिर यंत्र की ओर देखा। यद्यपि लिन शेन को संगीत वाद्य यंत्रों का ज्ञान नहीं था, फिर भी यह उसे अजीब तरह से परिचित लगा। ये भिक्षुओं द्वारा मंत्रोच्चार के दौरान उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के ब्लॉक जैसा दिखता था, और यदि ये दिखने में भी वैसा ही होता तो लिन शेन को संदेह हो सकता था कि क्या ये किसी प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे लकड़ी के ब्लॉक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। एम्पायर पर पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी पाएं। लेकिन लकड़ी के ब्लॉक के बगल में उस पर प्रहार करने के लिए एक छोटा सा हथौड़ा रखा हुआ था, जिसके कारण लिन शेन को ये सोचने में कठिनाई हुई कि यह लकड़ी के ब्लॉक के अलावा कुछ और है। एक सामान्य लकड़ी के ब्लॉक से इसका एकमात्र अंतर यह था कि यह वस्तु जेड से बनी हुई थी, पूरी तरह से सफेद और क्रिस्टल की तरह साफ, तथा इसकी सतह पर कुछ अजीब पैटर्न थे। करीब से निरीक्षण करने पर लिन शेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक आत्मा आधार था। लकड़ी के ब्लॉक के अंदर एक मछली के आकार का सफेद बादल घूम रहा था, मानो मछलियां तैर रही हों। छोटे लकड़ी के हथौड़े के अंदर बिजली की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। निश्चित रूप से वेई वुफू ने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया। बॉस, क्या हम इस चीज को आजमा सकते हैं? लिन शेन को यह विश्वास करना कठिन लगा कि इस वस्तु का उपयोग संगत के लिए किया जा सकता है। यह मंत्रोच्चार के लिए अधिक उपयुक्त लग रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते। मालिक ने ऊपर देखा और गंभीरता से कहा। क्या तुम सच में यही चाहती हो? लिन शेन केवल अपना सिर घुमाकर वेई की ओर देख सका। निश्चित, वेई वुफू ने सिर हिलाया। बॉस, इसकी कीमत कितनी है? लिन शेन के पास मालिक से कीमत पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। म्यूटेंट 3 टन स्पिरिट बेस क्विक्सिन वुडन फिश 8 मिलियन, मालिक ने चाय का एक घूंट लेने के बाद कहा। हालांकि यह एक उत्परिवर्ती है, लेकिन क्या 8 मिलियन बहुत महंगा नहीं है? क्या इस चीज में कोई विशेष कौशल है? लिन शेन को तुरंत लगा कि यह एक खोया हुआ मामला था। उसके पास 80,000 भी नहीं थे, 8 मिलियन की तो बात ही छोड़िए। बेस टैलेंट क्विक्सिन, यह मन और आत्मा को स्पष्ट करने में मदद करता है, मालिक ने जवाब दिया। सिर्फ उस एक कौशल के लिए आप 8 मिलियन मांग रहे हैं? लिन शेन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। म्यूटेंट 4 टन स्पिरिट बेस स्पिरिट बी रिंग जो उसने पहले खरीदी थी, उसकी कीमत उसे केवल 2 सुपरसोर्स ड्रैगन पालतू जानवरों के लिए चुकानी पड़ी थी, जो 1 या 2 मिलियन की कीमत के बराबर थी। ये क्विक्सिन वुडन फिश केवल 3 टन थी, इतनी औसत दर्जे की कुशलता के साथ, और मालिक के पास 8 मिलियन की मांग करने की हिम्मत थी। ये पूरी तरह से जबरन वसूली थी। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे खरीद लीजिए, अगर नहीं तो मत खरीदिए। मैं इसे खरीदूंगा। इससे पहले कि लिन शेन कुछ कह पाता, वेई वुफू ने सीधे बोल दिया। खांसी, वेई, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लिन शेन ने बोलते हुए हल्के से खांसी। मेरे पास यह है। वेई ने अपनी जेब से एक पेट कैप्सूल निकाला और लिन शेन को सौंप दिया। इसमें एक सुपरसोर्स ड्रैगन पेट था जिसे उसने डेथ पाउडर का उपयोग करके रिंग माउंटेन ग्रह पर पालतू बनाया था। बॉस, क्या हम एक असेंशन पालतू जानवर के साथ वस्तु विनिमय कर सकते हैं? ये देखते हुए कि वेई वास्तव में क्विक्सिन वुडन फिश चाहता था, लिन शेन ने मालिक के साथ बातचीत करने का फैसला किया। तुम्हारे लिए नहीं, मालिक ने लिन शेन को देखने के बाद कहा, फिर वेई वुफू की ओर मुड़ा और कहा।